ओके। सो जो आज हम बात कर रहे हैं इस क्लास में ग्राइंडिंग व्हील के क्वेश्चन सबसे पहले डील करेंगे, उसके बाद हम फर्दर आगे चलेंगे मिससेलेनियस टॉपिक्स। मिससेलेनियस मतलब जैसे हमारी सरफेस फिनिशिंग के जो ग्राइंडिंग था, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग था यूकेपीएससी के हिसाब से, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, कर लेंगे मतलब ये क्वेश्चन करते ही। बट फिर भी हम जैसे होनिंग है, लैपिंग है, ठीक है, ये जितने भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही जो गियर शेपिंग है, थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग है, उनको भी देखेंगे। ठीक है, चलो तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या है बताइए? 7.5 पाई या दूसरा 15 पाई? ठीक है, देखो यार अब जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। कहां से निकाला? v इक्वल टू पाई डी एन वाई 60। ये 60 कब? जब ये मीटर पर सेकंड में निकालना हो और ये किस में दे रखा हो? आरपीएम में दे रखा हो, तभी ये वाली 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब एक ग्राइंडिंग व्हील ऑफ 150 mm डायामीटर, डायामीटर कितना दे रखा है? 150 mm, 150 mm, mm है ना, mm है। ठीक है, बस अभी ये तो आने वाला है, mm है, इसलिए रटना नहीं होता, यूनिट्स को याद रखना होता है हमेशा। क्या होती है यूनिट? v इक्वल टू आर ओमेगा, यहीं से मैंने निकलवाया भी है। क्या होता है वो? dy2 इंटू 2 पाई n, ये होता है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाता है पाई डी एन, ये है v, है ना। अब चाहे जो जैसी यूनिट है वैसे वैसे हमारे इनके आंसर आएंगे। अगर एन आरपीएम है और आपको मीटर पर सेकंड चाहिए, यहाँ पर मिनट है और मीटर पर सेकंड चाहिए, तो ऑब्वियसली 60 से डिवाइड करोगे। अगर यहाँ डी आपका डायमीटर एमएम में है और आपको चाहिए मीटर में, तो 1000 से डिवाइड करोगे, है कि नहीं? सिंपल सा है। तो इसमें कोई ऐसे रटना मत कि यहाँ 1000 क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सिर्फ ये फॉर्मूला है, अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है, बस पाइडियन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि एक ग्राइंडिंग व्हील ऑफ 150 mm डायामीटर, तो 150 mm डायामीटर, तो डी की वैल्यू दे रखी है 150 mm, इज रोटेटिंग एट 3000 आरपीएम, एन की वैल्यू दे रखी है आरपीएम में 3000 आरपीएम। आंसर किस में है? मीटर में है, ना कि एमएम में। तो आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको मीटर में कितना लिखेंगे? 150 इंटू 10⁻³ मीटर, है कि नहीं? अब जो होगा हमारे पास v, वेलोसिटी पूछी है ग्राइंडिंग व्हील की, तो v इक्वल टू पाई इंटू डी, डी की वैल्यू क्या होगी? 150 इंटू 10⁻³ पाई डी एन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3000। ठीक है, अब आप यहाँ यूनिट किस में आनी चाहिए? पर सेकेंड है ना, तो पर सेकेंड के हिसाब से यूनिट है, तो आप क्या करोगे? 60 से डिवाइड। ठीक है, अब बस इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, ये 150, 15 या 75, अरे समझ में आ रहा है? 3 दूनी 6 और 2, 1 मिनट, 7.5 आएगा ना। ठीक है, 7.5 का सेंस आ गया सीधा। ठीक है, 7.5 का सेंस आया। ऑप्शन कौन सा है? ये रहा। ठीक है, 1000 वगैरह सब चीजें कट जाएंगी अपने, उसी हिसाब से 7.5 आंसर आ जाएगा। जेई में एक चीज और याद रखना, कभी भी 10 टू द पावर में गड़बड़ मत किया करना, 10 टू द पावर को कैलकुलेट ही मत करना। अगर ऑप्शंस ना यहाँ पर अलग अलग हैं तो सीधे बस कैलकुलेशन देखनी है कहां से क्या आ रही है। देख लो यहाँ पर क्या आ रही है? 15 या 45 और डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है? 7.5। आपको कैलकुलेशन देखनी नहीं कितने जीरो से कितने जीरो कट रहे हैं, बस आपको आंसर लिख देना है सीधा। जहां जीरो वाली चीजें होती हैं लाइक ऐसे 0.75 या 7.5 या 750, इसमें देखना है बस। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 10 टू द पावर में फंसना मत। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सरफेस ग्राइंडिंग इज डन टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेसेस ओनली, ठीक है, या इंटरनल सिलेंडर, फ्लैट एंड टेपर्ड सरफेस, या टेपर्ड सरफेस ओनली? किसको? फ्लैट सरफेसेस ओनली। ठीक है, सिलेंड्रिकल, उसमें नाम रहता है सिलेंड्रिकल सरफेस ग्राइंडिंग, है ना। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग द वर्क पीस एडवांस बाई, किसकी वजह से होता है? हम उसमें अलग से फोर्स लगा रहे होते हैं? नहीं, जो व्हील्स होते हैं वही क्या कर रहे हैं, उसमें टेपर होने की वजह से, रेगुलेटिंग व्हील टेपर हो रखा है और वही उस चीज को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द व्हील्स, ग्राइंडिंग व्हील्स एंड रेगुलेटिंग व्हील्स। ठीक है, बस यहां से हमने समझ लिया कि हाँ ग्राइंडिंग व्हील वाला ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, अकेले ग्राइंडिंग व्हील से थोड़ी होगा, रेगुलेटिंग व्हील इंपॉर्टेंट था। A grinding wheel is specified as 49A36M7V. The number 36 represent, 36 क्या होता है? सबसे पहला अगर नंबर है तो ये नंबर है तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरर नंबर, है ना। उसके बाद ए क्या होता है? एब्रेसिव टाइप, और अगर वो ए ही दे रखा है तो इसका एब्रेसिव टाइप अगर आपसे पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा हमारा Al2O3। ठीक है, अगर यहाँ सी लिखा होगा तो SiC।
है ना, अगर सी लिखा होगा। बस यही जनरली हद से हद क्वेश्चन आएंगे। क्या चीज नहीं, आपने देखो यही चीज तो गड़बड़ कर दी। आप अगर ऐसे इस चीज को लेके चल रहे हो, टेपर सरफेस ऐसे ले रखी है, तो ये वाली सरफेस के लिए आप वो ग्राइंडिंग व्हील कैसे यूज कर लोगे? पहले इसे बेड को या तो सीधा करोगे तो वो क्या हो गया, फिर से फ्लैट। ठीक है, तो ऐसे टेपर्ड जो ग्राइंडिंग है वो नहीं कर रहे हैं ना, फ्लैट सरफेस ग्राइंडिंग है। ठीक है, हमें उसको बेड की हेल्प से अरेंज करना पड़ेगा, है ना, बट ट्राई कैसी हो रही है, फ्लैट ही तो हो रही है हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसमें, हाँ इसका आंसर बताइए। 36 हमारा क्या हो जाएगा, 36 ग्रिड साइज। ठीक है, ग्रिड साइज या ग्रेन साइज। ठीक है, ग्रिड साइज या ग्रेन साइज, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ग्रिड साइज या ग्रेन साइज। ग्रेड नहीं, ग्रेड क्या चीज है, ग्रेड क्या चीज है, उसकी हार्डनेस, कि सॉफ्टर है या हार्डर है। ठीक है, सॉफ्टर का मीनिंग क्या था, कल समझाया था आपको। सॉफ्टर का मीनिंग क्या था, इजीली एक जो इसके अंदर एब्रेसिव है ना उसे बाहर निकाल लो। अगर वो इजीली बाहर निकल रहा है तो वो ग्रेड क्या है उस व्हील की, सॉफ्टर। और अगर वो इजीली बाहर नहीं निकल रहा, खराब होने के बाद उसे हमने बाहर निकाला बट बाहर नहीं निकल रहा, तो वो क्या है, हार्डर। मतलब उसकी बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो वो हार्डर कहलाएगा। अगर उसकी बॉन्डिंग हल्की है, मतलब उसमें जो हमने बॉन्डिंग टाइप लिया है वो हल्का है, तो वो सॉफ्टर कहलाएगा। क्लियर है, चलो तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ग्रिड साइज सी। नेक्स्ट, the process of improving the cutting action of the grinding wheel is called, improving the cutting action of the grinding wheel। बार बार इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस में करते हैं, ट्रूइंग में सेंटरिंग कर रहे होते हैं। सेंटरिंग मतलब कि जब पहली बार उस ग्राइंडिंग व्हील को लगाया तो वो सही भी है या नहीं है ना, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसे क्या करते हैं हम, कि अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, वो जो टूल है ना, डायमंड कटर, डायमंड शेप का जो टूल है, उससे उसकी पेरीफेरी सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर कौन सा होगा, ड्रेसिंग। इनकी तो कोई बात ही नहीं है, फेसिंग क्लियरिंग की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द हार्डनेस विद विच द बॉन्ड होल्ड्स द कटिंग पॉइंट्स और एब्रेसिव इन प्लेस डिफाइंड एज द टर्म ऑफ द, कौन सी होती है हार्डनेस, हमारी ग्रेड। ठीक है, यही जो चीज हमने सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस की बात की थी, सॉफ्टर एंड हार्डर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलो, द प्रोसेस यूज्ड टू फिनिश वर्क पीस विद हाई सरफेस क्वालिटी, एक्यूरेसी और शेप इन द डायमेंशंस, किसमें होता है वो, यहाँ के हिसाब से ग्राइंडिंग। ऑब्वियस ये फिनिशिंग वाला है आपका, है ना। लीडिंग ऑफ ग्राइंडिंग, अगर इस क्वेश्चन में रीमिंग भी होता तो था, इसमें नहीं, तब भी क्या है, ग्राइंडिंग है। ठीक है, अगर इसमें रीमिंग भी होता तो भी ग्राइंडिंग, क्योंकि आपको पता है ग्राइंडिंग हमारा फिनिशिंग के अंदर आता है। ठीक है, रिमर्स क्या है, रिमर्स हमारी एक तरह से बोर या फिर उस चीज को थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसके बाद वो फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट, लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील अकर्स व्हेन, लोडिंग का मतलब क्या था, लोडिंग का दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम क्लॉगिंग, है ना। क्लॉगिंग मतलब कुछ चीजें फंस जाना उस जगह, इकट्ठी हो जाना, तो क्या हो जाएगा इसका, एब्रेसिव ग्रेन बिकम्स क्लोग्ड विद पार्टिकल्स ऑफ मेटल बीइंग ग्राउंड, है ना, यही तो मीनिंग है इसकी। मैंने कल भी आपको बताया था क्लॉगिंग का मीनिंग इसके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चरर हैज मार्किंग ऑन ग्राइंडिंग व्हील एज ए दिस, द वी रिप्रेजेंट, क्या चीज होगा ये, बॉन्ड, और इसका नाम क्या होगा, वी है अगर तो विट्रिफाइड, स्पेलिंग हो सकती है गलत हो, वी आई भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, समझदार को इशारा काफी, है ना। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। अभी छोटी छोटी चीजें सोचना, ये वाली जो चीजें हैं ये क्या है, हमारी नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये है आर्टिफिशियल, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रेसिंग सिलिकॉन कार्बाइड C। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, ड्रेसिंग क्या करती है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ये ट्रूइंग है। अगर आप वैसे भी शेप के लिए नहीं कहेंगे, उसे सेंटरिंग के लिए वर्ड सबसे बेस्ट रहेगा वहां, बट शेप ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, शेप हमें नहीं चाहिए थी, हमें क्या करना था, उसमें जो खराब हो चुकी है उन्हें सही करना है। आपने सिर्फ ये पढ़ के, ऑब्वियसली शेप चेंज हो रही है, बट शेप ऐसी थोड़ी हो रही है तो वो अभी भी वैसी की वैसी है ना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मेटल लोडिंग एंड ब्रेकिंग, यही है ना मेन तो ये चीज है ना, ये मेन चीज है। ऑप्शन भले से ये पास में है, दिख रहा है थोड़ा सा कि शेप थोड़ी चेंज हो रही है डाया में, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम ड्रेसिंग उसको बोल देंगे। ड्रेसिंग क्या है, ड्रेसिंग इसके लिए यूज कर रहे थे, जब ये ब्लंट हो गया था, जब ये खराब हो गया था, उस चीज को सही करना ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, द एब्रेसिव रिकमेंडेड फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज, ठीक है, इसके लिए ना
मैंने आपको ना एक चीज और रखी है, आज का जो वो है ना पीडीएफ, एक मिनट ये दिखाना जरा, आज का निकला हुआ है ना, इसमें ना मैंने देखो जिससे कि थोड़ा सा याद रहे, इसके लिए ना मैंने यहाँ पर इसमें ये चीज लिख दी, ये वाली चीज, इसकी ना ये वाली फाइल देखना, ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना ये इससे कवर हो जाएंगे। एब्रेसिव मशीन, ये हाँ ये नहीं एक सॉरी ये वाली है, ठीक है। एब्रेसिव मटेरियल कॉमन, जो कॉमन है उनके जो क्या है कमेंट्स एंड यूजेस, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किस किस को करेगा, जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो किस किस को करेगा, सीबीएन किस किस को करेगा, डायमंड किस किस को करेगा। तो ये थोड़ा सा याद रहेगा, क्वेश्चन फॉर्म में तो है ही, इस फॉर्म में और आ गया। इसलिए जो जो चीजें मुझे मिल रही है ना मैं सारी डालता जा रहा हूँ आपके लिए। क्या चीज, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ग्राइंडिंग मटेरियल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब चीज क्या है हमारी, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या है, मटेरियल हमारा डक्टाइल है। डक्टाइल को तोड़ने के लिए सीधा डायमंड पे पैसे खर्च करोगे, ठीक है। हर चीज में अगर डायमंड है तो डायमंड तो रियल में आंसर है ही, ठीक है। यार ये मुझे आइडिया नहीं है भाई, अरे इसमें एक पहले से एक ऐड आता है ना, इसमें पहले से एक ऐड आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, डायमंड डायरेक्टली नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये, ठीक है। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, डक्टाइल मटेरियल है ना। डक्टाइल मटेरियल से थोड़ा सा हार्डर किससे होगा, सिलिकॉन कार्बाइड से, उससे हार्डर क्या होगा, टंगस्टन से, उससे हार्डर सीबीएन से, उससे हार्डर डायमंड से, है ना। आपको डायमंड शुरू में ही क्यों सोचना, अभी तो इसके और ऑप्शंस है ना। सैंडस्टोन से तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए छोड़ो, है ना। ये चीजें इन दोनों से तो हो सकता है ना, डायरेक्टली डायमंड पे क्यों जाना, ठीक है। नेक्स्ट, ए फाइन ग्रेन्ड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड टू ग्राइंड, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड, पहले तो ये सोचो फाइन ग्रेन्ड का मतलब क्या हुआ, फाइन ग्रेन्ड का मतलब है छोटा 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 छोटा। कोर्स ग्रेन्ड का मतलब क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा, थोड़ा थोड़ा बड़ा। फाइन ग्रेन्ड ही तो है जो हार्डर मटेरियल को ग्राइंड करेगी, क्योंकि हार्डर में आपको क्या करना है, फिनिशिंग लेके आनी है, और इससे क्या करोगे, बहुत छोटी 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 फिनिशिंग काटोगे। क्योंकि अगर हार्डर मटेरियल में बड़े बड़े डाल दिए ना तो ये टूट जाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि इनकी कटिंग एजेस क्या होंगी, बहुत हल्की हो जाएंगी। कटिंग एजेस ना, लिप एंगल बहुत कम हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे तुरंत। क्लियर है ना। तो ये वाला जो सेंस आ रहा है, ये आपका एक तो क्या हो गया, हार्ड मटेरियल एंड हार्ड एंड अब देखो हार्ड के साथ में क्या होगा, डक्टाइल या ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए फाइन ग्रेन व्हील्स यूज होंगी, ठीक है। मैं इसका बी कैसे लगा सकता हूं, इतना गलत क्या सोच सकता हूं सर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसका सॉफ्ट एंड डक्टाइल लगाया आपने। द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाई, अच्छा दो तीन चीज है ना आगे। अब देखो आपके हार्डनेस का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाता है ये BHN वगैरह, बट ये तो हार्डनेस क्या थी, एक लेटर था ना, इसमें ग्राइंडिंग में, ठीक है। समझ में आ रही ना, वो BHN वगैरह मत ले लेना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर जस्ट ओनली द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ग्राइंडिंग व्हील डायमीटर, रेगुलेटिंग व्हील डायमीटर, स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, स्पीड ऑफ रेगुलेटर। थोड़ा सुनना जरा, which of the following parameter will influence the axial feed rate in the centerless grinding। मैंने आपसे क्या बोला था कल, एक फिगर भी दिखाया था आपको, एक तो ग्राइंडिंग व्हील पीछे लगा हुआ था और ये था रेगुलेटिंग व्हील। मैंने आपसे क्या बोला, रेगुलेटिंग व्हील होता है जो टिल्ट किया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील नहीं। रेगुलेटिंग व्हील को क्या किया जाता है, टिल्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे पास जो ये जॉब है ना, इसमें एक्सेस वाली ये वाली जॉब है, वो आगे या पीछे जा सके उसके टिल्टिंग के हिसाब से। तो टिल्ट किसे किया जा रहा है, रेगुलेटिंग व्हील को। तो स्पीड किसकी देखी जाएगी, रेगुलेटिंग व्हील की। डायमीटर किसका देखा जाएगा, रेगुलेटिंग व्हील का। थोड़ा सेंस लेना था इसका आंसर, ठीक है। नहीं तो इसके आंसर क्या होंगे, चारों, क्योंकि सब चीजों पर इफेक्ट करेगा। बट नहीं, जो बेस्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग व्हील ऑफ डायमीटर एंड स्पीड ऑफ रेगुलेटिंग, क्योंकि मेन चीज रेगुलेटिंग व्हील है ना। ग्राइंडिंग व्हील को आप टिल्ट नहीं कर रहे, टिल्ट किसको कर रहे हो, रेगुलेटिंग व्हील को। बट बिना ग्राइंडिंग व्हील के वो चीज आगे नहीं जाएगी। विश्वजीत जी कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, हाँ बोलो बोलो। सही था, अच्छा 2 and 4 मतलब A वाला, ठीक है। इज नॉट एन एब्रेसिव यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील्स, कौन सी वाली चीज को हम यूज नहीं करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में, एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो चीज अलग है। ग्राइंडिंग व्हील में डायमंड, जब सीबीएन की ग्राइंडिंग करनी होगी तो डायमंड यूज करोगे ना, ठीक है।
कभी मैंने सोडियम सिलिकेट का नाम लिया या इस तरह की कोई भी चीज बताई, ठीक है। सर मैंने ई लगाया होगा ठीक है, सोडियम सिलिकेट हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सोडियम सिलिकेट हम यूज नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद है, सिलिकॉन कार्बाइड याद है, CBN याद है आपको, डायमंड याद है, ठीक है। चलो, द मैक्सिमम पेरिफेरल स्पीड इन ग्राइंडिंग व्हील इज लिमिटेड बाई, ये थोड़ा सेंसफुल क्वेश्चन है ना, सेंसफुल क्वेश्चन है। अगर हम बॉन्ड ही अच्छा नहीं बनाएंगे तो उसकी कितने भी व्हील की डाया कर दो, बनेगा ही नहीं ना भाई, ये घूम रहा है ना घूम, और अगर ये घूमते घूमते बॉन्ड ही टूट जाए तो उस व्हील का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो जो सेंस दिख रहा है ना लिमिटेड बाई, और तो कोई मतलब ही नहीं होता ना पेरिफेरल स्पीड। पेरिफेरल स्पीड तो किसी चीज को घुमा रही है ना। पेरिफेरल स्पीड आज तक कोई लिमिटेशन की बात की थी हमने किसी भी चीज में, चाहे मिलिंग कटर हो, चाहे आपके जॉब हो, कभी घूमने की बात कर रहे हैं। यही चीज तो आप उसमें चाह रहे हो कि आप उसमें जा रहे हो कि डायमीटर इंक्रीज होगा तो पेरिफेरल स्पीड बढ़ेगी, बात उसकी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ लिमिटेड, ये लिमिट किससे हो रही है? आप डायमीटर को कितना ही बड़ा कर लो, चल रहा है, चलने दो। मिलिंग कटर है, इतना बड़ा बना लिया, व्हील की स्पीड चेंज हो रही है पेरिफेरल, हाँ बिल्कुल हो रही है। चेंज होना नहीं लिखा हुआ है यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड बाई। मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डायमीटर कितना ही बड़ा रख लो, उससे क्या फायदा लगेगा? वो तो व्हील खराब हो गया ना, वो टूट जाएगा, स्पीड भी नहीं दे पाओगे। बिल्कुल, वो चीजें भी आप सोच सकते हो, ठीक है। बट बाकी जो ये वाली चीज विश्वजीत जी आपके माइंड में चल रही है कि व्हील हमारा जब डायमीटर ज्यादा होगा तो पेरिफेरल स्पीड चेंज होगी, हाँ बिल्कुल चेंज होगी। बट ये चीज क्या है? द मैक्सिमम पेरिफेरल स्पीड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज लिमिटेड बाई। मतलब ये किससे डिपेंड कर रही है, किस चीज पे? कि अगर आपने व्हील इतना बना लिया तो ये फिर इमेजिनरी व्हील है, हो सकता है इसकी बॉन्डिंग बहुत खराब हो, तो टूट चुका होगा, एक ही चक्कर में टूट चुका होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? द काइंड ऑफ द बॉन्ड यूज्ड इन द व्हील, ठीक है। नेक्स्ट, विच मशीन कैन बी यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग द बॉल बेयरिंग आउटर रेसेस? आप सोचो जरा, बॉल बेयरिंग आउटर रेसेस आपने अभी एमडी पढ़ी नहीं है, उसमें बेयरिंग दिखाऊंगा भी आपको। तो ये जो बेयरिंग है मान लीजिए ऐसे, ठीक है, इसमें ये इनर रेस है, ये इनर रेस है जिससे आपकी साफ्ट लगी हुई है, ये आउटर रेस है जिससे आपकी ये अगर बॉल बेयरिंग लेके चल रहे हैं तो ये हो गया, इसका आउटर रेस होता है ये वाला। ये आउटर रेस किस में लगा हुआ है? हब में। ये जो चीज ऊपर वाली दिखाई है हब है, ठीक है, ये हब में लगा हुआ है। तो जो ये व्हील की जो ये आउटर रेस है ना, आउटर रेस ही पहले बनाई जाती है ना, पहले फिनिश की जाती है। तो उस आउटर रेस को अगर आपने पकड़ लिया तो फिनिश पूरी को कैसे करोगे, है ना। तो हमेशा किससे होगी? वो सेंटरलेस ग्राइंडिंग से। बात समझ में आ रही है ना? आउटर रेस कैसा दिखेगा आपको? एक इस तरह की चीज। आउटर रेस कैसा दिखेगा? एक इस तरह की चीज, पतली सी। आउटर रेस क्या होगा? एक पतला सा इस तरह का। तो इसकी जो ग्राइंडिंग करनी है वो सारी पूरी पेरिफेरी की करनी है ना, जरा सी भी इसमें गड़बड़ हो जाएगी तो ये कभी भी बियरिंग नहीं बन पाएगी। बियरिंग में बहुत ज्यादा टॉलरेंस चाहिए होती है, मतलब बहुत ज्यादा का मतलब ऐसे ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ही प्रिसाइज टॉलरेंस चाहिए होती है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बियरिंग फंस जाएगी, बियरिंग फंस जाएगी तो वो चल नहीं पाएगा। ग्रेन्स को ले लिया हमने बहुत सारा, और जिसको फिनिश करना है उसको उसके बीच में डाल दिया और रोटेट करा दिया। ग्रेन्स को या जॉब्स को? सुनो, अच्छा, पाउडर मेटलर्जी से थोड़ा मेरा माइंड जा रहा है। आप इस चीज को ऐसे बोल रहे हो, ऐसे इसे घुमा रहा है? हाँ, हमारा जो हमें फिनिश करना है वो उसके अंदर डाल दिया और उसको रोटेट करा दिया। उसको रोटेट कर दे जिससे कि वो साफ करता हुआ जाए। वही ना, ये कुछ अलग ही कह रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हो? ये तो ग्राइंडिंग प्रोसेस सही नहीं है। हाँ, एब्रेसिव डाल दिए, ठीक है। उसके अंदर हमारा वो भी डाल दिया, मतलब जैसे बॉल बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग डाल दिया, तो फिर उसको रोटेट कराया तो उससे भी सर एक मैंने जगह देखा था, ओके फिनिशिंग कर रहे थे उससे। ओके, नहीं, इसको हम किसके अंदर बोलेंगे? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, प्रोसेस हमारे पास है, प्रोसेस हमारे पास है, इसलिए सेंटरलेस आप इसे, हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो सेंटरलेस बोल सकते हैं, क्योंकि आप किसी चीज को पकड़ नहीं रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज को पकड़ नहीं रहे हो। बट यहाँ पर ये सेंटरलेस ग्राइंडिंग नहीं होगी, है ना। आप बोल सकते हो, बट इसे सेंटरलेस जैसी ग्राइंडिंग बोलोगे ना, फिनिशिंग तो कर रहा है, जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ फिनिशिंग के सेंस में, ठीक है। बट ये वाली चीज उसके सेंटरलेस ग्राइंडिंग में डायरेक्टली नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो व्हील हमारा वो कहीं को भी घूम रहा है, वो जो आपके माइंड में चल रहा है ना बॉल बेयरिंग, वो कहीं को भी घूम रही है, वो चीज अपनी ही एक्सेस के अबाउट नहीं घूम रही,
है ना, मतलब वो इधर को भी भाग रही है, इधर को भी भाग रही है, जबकि ये चीज यहीं पर घूमनी चाहिए। कब? जब हमने सेंटर लेस ग्राइंडिंग की बात की, है ना। हाँ, वो फिनिशिंग में आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे फॉरवर्ड इन द सेंट्रल ग्राइंडिंग? कौन से वाले में? रेसेस एक्चुअली क्या होते हैं ना, ये सिर्फ एक नहीं होता। जब आप ये बनाते हैं ना बॉल बेयरिंग, अभी इसका एक क्वेश्चन और आएगा, अभी मैं बताऊंगा। ये ना, ये आउटर रेसेस सिर्फ एक नहीं होगा, इसके पीछे दूसरा लगा होगा, इसके पीछे तीसरा लगा होगा, इसके पीछे चौथा लगा होगा, इसके पीछे पांचवा लगा होगा, है ना। अब ये चीजें ना एक जगह लगा रखी हैं आपने और एक पाथ में दे रहे हो। अब ये जब आगे आते जाएंगी, किससे? रेगुलेटिंग व्हील जो टिल्ट किया हुआ, आगे आते जाएंगी। देखो ये वाले फिनिश हुए, फिर ये अगला वाला आ गया उसी के सामने, फिर ये अगला वाला आ गया, फिर ये अगला वाला, मतलब रेगुलेटिंग व्हील यही लगा हुआ है, ठीक है। इतना छोटा मतलब रेगुलेटिंग व्हील है, चौड़ाई में इतना छोटा है रेगुलेटिंग व्हील, ठीक है। उसने एक रेस को सही किया, फिर अगला वाला रेस आ गया, फिर अगला वाला रेस आ गया। तो इससे क्या हो रहा है? इससे याद रखना, सेंट्रल लेस में क्या होगा, अगर आप चाहो सेंट्रल लेस में, तो प्रोडक्शन आप हाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन आप हाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीजों के लिए, अपनी जॉब के लिए, ठीक है। कि जॉब हमारी एक साथ जा रही है बहुत सारी, ठीक है। आइडेंटिकल जॉब जाएंगी, ऐसे नहीं कि ये डाया छोटा फिर बड़ा फिर और भी बड़ा, आइडेंटिकल जॉब्स नहीं जाएंगी इसमें। इसका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में होता है हाई। कंडीशन क्या है? आइडेंटिकल जॉब्स, कंप्लीटली आइडेंटिकल जॉब्स, ठीक है। तब हमारा सेंट्रलेस ग्राइंडिंग क्या होता है, जो प्रोडक्शन हाई करता है, जब कंप्लीटली आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूजुअली ग्राइंडिंग फॉर द बॉल बेयरिंग ऑफ आउटर रेसेस क्या हो जाएगा? सेंटरलेस ग्राइंडिंग। हाँ, डिसएडवांटेज में आ जाएगा वो, ठीक है। तो हाँ, सेंटरलेस, ठीक है। हाँ, सिंगल लेस को करना तो इसी से पड़ेगा, क्योंकि आप इसे पकड़ नहीं सकते हो। सोच रहे हो सिलेंड्रिकल के से कैसे कर सकते हो? पकड़ नहीं सकते हो। और एक ही बेयरिंग बनानी है, एक ही होगा सिर्फ। बेयरिंग तो बहुत सारी होती है आपके पास, सेंट्रल लेस जो आपके पास आउटर रेसेस हैं वो बहुत सारी होंगी। जब भी प्रोडक्शन होगा ज्यादा का होगा ना, ठीक है। वैसे समझ में भी आया या बस ऐसे ही खपा लिया? ऐसे ही खपा लिया, समझ में भी आ गया? मैंने क्या बोला समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना? ऐसे तो नहीं बस कि हाँ भाई एक के लिए क्यों बोल दिया। आप उस चीज को नहीं पकड़ सकते हो, सिलेंड्रिकल पकड़ना नहीं है उस चीज को। अगर जैसे ही पकड़ लिया फिर वहां फंस गए आप, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? सेंटरलेस ग्राइंडिंग। नेक्स्ट, इन ए ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन ऑफ दी WA, दिस WA इंडिकेट्स, ये शुरू में नंबर नहीं है, नंबर होता तो मैन्युफैक्चरर नंबर होता। ये चीज क्या हो गई हमारी? एब्रेसिव टाइप। कहां गया? ESC टाइप ऑफ एब्रेसिव। नेक्स्ट, इन ए 48A ग्राइंडिंग व्हील द ग्रिड साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रिड साइज क्या होगा? ग्रिड साइज कहां आता है? ये क्या है? अगर शुरू में नंबर है तो मैन्युफैक्चर नंबर या एब्रेसिव टाइप, दिस इज द ग्रिड साइज, ठीक है। 100, गुड। When the surface of the grinding wheel is developed a smooth and shining surface, it is said। अब सुनना जरा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसना मत, इसमें थोड़ा सा फंसना मत। ये ना, ये इंग्लिश में आप फंस जाओगे। ये है when the surface of the grinding wheel। मैं बात नहीं कर रहा वर्क पीस की सरफेस की, मैं बात कर रहा हूं ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस। When the surface of the grinding wheel develops a smooth and shining surface, क्या वर्क पीस की नहीं, उसकी ही खुद की वर्क पीस की। अगर खुद वर्क पीस की सरफेस जो है वो कैसी हो जाए? शाइनिंग हो जाए और स्मूथ हो जाए, तो आप समझ रहे हो जो एब्रेसिव थे वो घिस चुके हैं, वो एब्रेसिव घिस चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? वो ग्लेजिंग, है ना। आप वर्क पीस सोचे होंगे, ठीक है। हाँ, तो नन ऑफ, है ना। ये आप वर्क पीस सोचे होंगे तो आपने सोचा यहाँ थोड़ी इंग्लिश में गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर आपको सोचना था कि वर्क पीस, सॉरी ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस स्मूथ हो गई है, इसका मतलब उसके एब्रेसिव घिस चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ग्लेजिंग कंडीशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ग्राइंडिंग व्हील? विच इज ट्रू फॉर द ग्राइंडिंग व्हील? क्या हो जाएगा? ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज रिलेटेड टू इट्स हार्डनेस, ठीक है। ग्रेड क्या होती है? ग्राइंडिंग व्हील में हार्डनेस से रिलेट करती है, ठीक है। Which of the following is abrasive material as has highest hardness? Highest hardness इनमें कौन सा होगा? इनमें से ऑब्वियस है CBN। वो जो चार्ट है ना वो याद रहती होगी और आपको फायदा भी देती होगी, काफी क्वेश्चन आपने उससे कर लिए, ठीक है। अरे चलो, स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज दिस। ए इंडिकेट्स, है ना। ए अगर शुरू में लिखा हुआ है बट वो है क्या हमारा? अल्फाबेट, तो वो मैन्युफैक्चरर नंबर नहीं है, वो हमारा क्या है? एब्रेसिव टाइप। एब्रेसिव टाइप क्या है? AL2O3।
द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज डिटरमाइंड बाय द सर बी ये कौन क्वेश्चन द हार्डनेस ऑफ द क्वेश्चन नहीं किया द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज डिटरमाइंड बाय द हार्डनेस है ना ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस किससे निकालते हैं? ग्रेड से ग्रेड ही तो होती है हार्डनेस, ठीक है, जो ग्रेड है हमारी कि सॉफ्ट है हार्ड है ए से लेके जेड का हिसाब, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड टू रिटेन एब्रेसिव्स, ठीक है, हार्डनेस ऑफ द बॉन्ड नहीं, एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड टू रिटेन एब्रेसिव। जैसे मैंने अभी बोला भी था कि एक उसमें से छोटा सा पार्टिकल इजिली निकाल रहे हो तो क्या है वो? सॉफ्टर व्हील नहीं, समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? समझ में आ रहा है ना? हमने हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील की बात की है ना, हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील उसकी ग्रेड से बताया जाता है, और ग्रेड को मैंने बताया ग्रेड सॉफ्ट हो सकती है, हार्ड हो सकती है। वो सॉफ्ट का मतलब क्या है? इस व्हील में से एक एब्रेसिव निकाल लेना, अगर वो इजी है तो वो सॉफ्टर है, ठीक है। तो क्या है? एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड टू रिटेन एब्रेसिव, ठीक है, ये तो 24 ठीक है, सी एब्रेसिव टाइप, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसका बी डी नहीं, एबिलिटी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील टू पेनिट्रेट इन द वर्कपीस, क्यों? नहीं, हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील है, आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। एब्रेसिव की हार्डनेस नहीं पूछ रहा है वो, एब्रेसिव की हार्डनेस नहीं है जो आप ये वाला आंसर दे रहे हो, एब्रेसिव की हार्डनेस की बात नहीं हो रही है। ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस हमेशा किससे पता लगती है? ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस हमेशा उसकी ग्रेड से पता लगती है ना? नहीं समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? हो गया अब्दुल जी, क्लियर है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव विल बी यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग टूल स्टील एंड हाई स्पीड स्टील? ठीक है, अब ये जो हाई स्पीड स्टील है मतलब ये आपकी नॉर्मल स्टील नहीं है ना, Al2O3 तो यूज नहीं कर सकते ना। एक नॉर्मल स्टील होती, नॉर्मल स्टील तो Al2O3 यूज होता है, बट उससे थोड़ा सा हाईएस्ट कौन सा वाला आ जाएगा? SiC। उससे थोड़ा सा हाईएस्ट क्या आ जाएगा? SiC। डायमंड तुरंत मत पहुंचाया करो, अगर डायमंड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो डायमंड की बात आएगी, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, SiC। नेक्स्ट, इन ग्राइंडिंग व्हील व्हेन द बाइंडिंग एजेंट इज स्ट्रांग थ्रो अपॉन ग्राइंडिंग हार्ड। भाई पूरी देखो इतनी बड़ी लैंग्वेज है, बट उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। ये क्या था यहाँ पर? ग्लेजिंग था शायद, है ना? व्हील इज रबिंग ओवर द वर्क विदाउट कटिंग, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द ग्लेजिंग। ये रफनिंग को दिखा रहा है ना उसकी, कि रफनिंग हो गई है किसमें? व्हील की सरफेस में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ग्लेजिंग, ठीक है। समझ में आ गया था इतना बड़ा वर्ड, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा यार। The grinding wheel is a dense structure is required for dense structure. The grinding wheel, in grinding wheel a dense structure is required for. Dense structure का मीनिंग क्या हुआ? डेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ? जो ये है डेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ? कि ये एकदम पास में लगे हुए हैं, इनके बीच में गैप क्या है? गैप क्या है? ज्यादा नहीं है, गैप है कम, गैप है कम, तो वो डक्टाइल मटेरियल होगा। सोचो जरा, डक्टाइल मटेरियल होगा, क्योंकि गैप कम है, तो जबकि डक्टाइल मटेरियल की जो चिप होती है वो क्या होती है? बड़ी, है ना? देखो ऐसा नहीं है कि डक्टाइल मटेरियल को, जब आपको कल की बात जो हमने समझी थी क्लॉगिंग में, याद होगा, क्लॉगिंग में यहां से क्या है? डक्टाइल मटेरियल में जो चिप होती है वो बड़ी निकलती है, बट उन चिप को निकलने के बाद में तो रास्ता भी तो चाहिए, रास्ता चाहिए। सुनो, उन चिप को टूटने में, जब ये ग्राइंडिंग व्हील के अंदर में टूट रही है तो इनको क्या चाहिए? इन्हें स्पेस चाहिए। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो ये स्लिप कर जाएगी शुरुआत में ही, है ना? तो अगर यहां पर एक डेंसर स्ट्रक्चर नहीं है, एक डेंसर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब हम क्या लिखेंगे इसमें? पोर्सर स्ट्रक्चर। एब्रेसिव क्या है? दूर दूर होने चाहिए, एब्रेसिव दूर दूर होने चाहिए फॉर दी डक्टाइल मटेरियल, जिससे कि उसमें क्या हो? आप समझना इस चीज को। डक्टाइल मटेरियल की अगर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो डक्टाइल मटेरियल में नेचुरल है कि उसकी चिप निकलेंगी, और उसकी चिप यहां पर क्या होंगी? क्लोग होंगी, ये नेचुरल है। और वो नेचुरल जो क्लोग होंगी ना, उसे फिर हमें क्या करना होगा? ड्रेसिंग करना होगा। ये डक्टाइल के लिए नेचुरल चीजें हैं, है ना? उसकी जो चिप निकलेगी ना, उसके लिए रास्ता चाहिए, और रास्ता होने के लिए यहाँ पर क्या होगा? पोरस स्ट्रक्चर होगा, डेंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर डेंसर हो गया तो उसे रास्ता मिलेगा ही नहीं, वो स्लिप कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये जो है डेंसर स्ट्रक्चर, वो किसके लिए चाहिए? फाइन सरफेस बनती है, डेंसर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे एब्रेसिव यहां लगे हुए हैं। किस मटेरियल में डेंसर स्ट्रक्चर काम कर सकता है? जिसमें चिप छोटी निकले, और चिप छोटी किस में निकल सकती है? ब्रिटल में, ठीक है। ब्रिटल मतलब हार्डर, ठीक है। तो हार्डर मटेरियल या ब्रिटल मटेरियल के लिए। टफर क्या होते हैं? डक्टाइल मटेरियल,
है ना, तो टफर तो डक्टाइल वाला हिसाब हो गया, तो वो तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये एक सेकंड, ये जो चीज है ना, एक सेकंड, यहाँ पर इन ग्राइंडिंग व्हील डेंस स्ट्रक्चर इज यूज फॉर द हार्डर मटेरियल्स, हार्डर वर्क पीस, मैं यहाँ पर ये वर्ड बोल रहा हूँ हार्डर वर्क पीस, ठीक है, बट इन ग्राइंडिंग व्हील डेंस स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर, अब ये जो आंसर दिया हुआ है ना, ये किसका दिया हुआ है, ये व्हील का दिया हुआ है, ये व्हील के रेस्पेक्ट में आंसर दिया हुआ है। मेरी बात को सुनना, जो मैं अभी समझाया वो किसके लिए समझाया मैंने, मटेरियल जो जिसके ऊपर काम किया जा रहा है ना, मैं उसके लिए समझा रहा था। अभी जो डेंस स्ट्रक्चर है वो हार्डर वर्क पीस पर काम करेगा। अगर हार्डर वर्क पीस है या ब्रिटल वर्क पीस है तो आपको डेंसर स्ट्रक्चर लेके चलना है, ठीक है। बट यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें ये सेंस क्या है, रिक्वायर्ड फॉर रियल में था टफ हार्ड मटेरियल ऑफ द वर्क पीस, ठीक है, बट यहाँ क्या है, टफ मटेरियल। तो टफ मटेरियल क्या है, टफ मटेरियल किसका होगा, टफ मटेरियल इसका। क्यों टफ मटेरियल, डेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होगा, मैं अब इसके बारे में कर रहा हूं, व्हील के बारे में बात। अभी जो समझाया था वो मटेरियल के बारे में बात थी, जो वर्क पीस का मटेरियल था। अगर डेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, ये बहुत पास होंगे ना एब्रेसिव, बहुत पास होंगे तो क्या होंगे, ये टफर। क्यों होंगे टफर, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेंथ झेल सकते हैं, इसमें ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। टफर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सके विदाउट डिफॉर्म हुए, ठीक है। तो यहां क्या होगा, जितने दूर होंगे जल्दी डिफॉर्म हो जाएंगे, जितने दूर होंगे उसमें क्या होगा, वो हमारे टफर होंगे, या फिर वो हमारे इस तरह से होंगे जिसमें एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब ना हो सके, वो क्या हो जाएगा, व्हील टूट जाएगा। अगर वो पोरस है तो पोरस में क्या होगी, एनर्जी अगर डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जबकि ये वाली चीज क्या होगी, पहले परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाएगी, क्योंकि ये डेंसर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो आंसर पूछा गया है ना, याद रखना ये व्हील के रेस्पेक्ट में है आंसर, जो ये टफ मटेरियल है, ठीक है, टफ मटेरियल व्हील के रेस्पेक्ट में है, ठीक। नेक्स्ट, विच एब्रेसिव इज जनरली यूज फॉर दी सुपर एब्रेसिव ग्राइंडिंग। सुपर एब्रेसिव है ना, सुपर एब्रेसिव समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा हार्डनेस की बात क्या की जा रही है, बहुत ज्यादा, तो CBN। एब्रेसिव यूज फॉर ग्राइंडिंग सिरेमिक्स एंड टंगस्टन कार्बाइड इज, अब आंसर दो ना, अब आएगा आपका ये डायमंड, है ना। टंगस्टन कार्बाइड से ऊपर क्या है, CBN इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा यूज करोगे, डायमंड। नहीं आदित्य जी, आपको वो वाला फ्लो डायग्राम याद है ना, जो हम हार्डनेस का करते हैं, है ना, वही, तो उसी के हिसाब से तो चलेंगे। ये देखो टंगस्टन कार्बाइड है ना, उसके ऊपर डायमंड ही बचता है। अगर यहाँ CBN होता तो आंसर पे CBN था, ठीक है। चलो, when the grinding wheels loses their geometry, the original shape is restored by, ज्योमेट्री जो है और रिस्टोर की जा रही है ओरिजिनल शेप। कि हम ओरिजिनल शेप का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल शेप का मतलब है जो हम वर्क पीस से रिलेट करवाएं, है ना, वर्क पीस से जो हम वर्क करवाएंगे ना, तो वो आपकी रियल शेप आनी चाहिए। तो रियल शेप आप किससे लेके आते हो, ट्रूइंग से, या फिर यहाँ पर तो ऑप्शन में भी नहीं है वो, कौन सा वाला, ड्रेसिंग। अगर ड्रेसिंग और ट्रूइंग होता तो फिर आंसर क्या होता, ट्रूइंग ही होता, क्योंकि यहाँ पर ये याद रखना, जब भी बात आती है ज्योमेट्री वाली चीज या सेंटरिंग करना, है ना, ये वर्ड याद रखना, जब भी आए ज्योमेट्री या जब भी आए सेंटरिंग या जब भी आए शेप से रिलेट चीजें, तो आप हमेशा आंसर लिखोगे ट्रूइंग, तो हमेशा ट्रूइंग आंसर लिखोगे। बट जब आंसर किससे रिलेट आए, जैसे कि लोडिंग हो गया, क्लोगिंग हो गया, ग्लेजिंग हो गया, तब आपको क्या करनी होती है, ड्रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द नेम कार्बोरेंडम रेफर्स टू, कार्बोरेंडम, ठीक है, कार्बोरेंडम, कार्बाइड ये कार्बाइड, कार्बोरेंडम, कार्बो से रिलेट हमारा कार्बाइड करेंगे, हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। ये चीज याद रखना, कार्बोरेंडम क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन से, हाँ, तो उसी को हम कार्बोरेंडम भी बोल देते हैं। कोरेंडम नहीं, कार्बोरेंडम, कोरेंडम है वो वाला, जो वो चीज थी जो शुरू में आपको 6 फिगर दिखाए थे ना, याद होगा शुरू में, उसमें कोरेंडम था, यह है कार्बोरेंडम, ठीक है, SiC, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्कपीस, सेंटर विल जनरली क्या होता है, सेंटर ये है
और ये है, ये रेगुलेटिंग व्हील है। आपको याद होगा मैंने इसका फिगर भी दिखाया था। ये था हमारे पास वर्कपीस। दोनों के सेंटर से क्या है, इसका सेंटर अब है ना। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में सेंटर लेस मतलब सेंटर इसमें है तो, बट उसको हमने बस पकड़ नहीं रखा है। तो क्या है, ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव द लाइन। आप सी बोल रहे थे कोई ना, ठीक है, सी कौन बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि नहीं बीच में कर है ना, वो थोड़ा ऊपर रहता है ना ये चीज, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राइंडिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द हाई प्रोडक्शन रन। अब इसके आंसर देना है। हाई प्रोडक्शन रन, हाई प्रोडक्शन रन इफ, सुनो जरा, इफ फॉर आइडेंटिकल शेप्स, आइडेंटिकल शेप्स तो है सेंटरलेस, नहीं तो आपको याद होगा, एक सेकेंड, आपको याद होगा सरफेस ग्राइंडिंग हमने की थी और उसमें आपने एक फिगर देखा था रोलिंग वाला, रोलिंग वाला याद है वो फिगर, है ना। उसमें अगर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट रख लूं, चाहे वो आइडेंटिकली क्यों ना हो, चाहे सॉरी चाहे ये डिसिमिलर क्यों ना हो, डिसिमिलर मतलब डाया में क्यों ना डिसिमिलर हो, ऐसे रखे हो, आपको क्या करनी है इसमें, इन सब की सरफेस ग्राइंडिंग ऊपर वाली, ऊपर वाली। आप इससे आराम से बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ में ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे इस नॉर्मल लैंग्वेज का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है। जो नॉर्मल लैंग्वेज है ना, हाई प्रोडक्शन रन, वो क्या होगा हमारा, सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है, ठीक है। सेंटरलेस, अब बस यही चीज है, सेंटरलेस ना फॉर आइडेंटिकल शेप्स याद रखना हमेशा, ठीक है। हाँ, मैंने देखा उस चीज को, मैंने देखा है, ठीक है, इस चीज को मैंने देखा है, ठीक है, इस चीज को मैंने भी देखा है कि आप जो कह रहे हो ना वो ऑब्वियस है, मुझे भी डाउट आया था कि ठीक है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल शेप्स, लाइक जैसे कि आपका वो बताया था ना अभी मैंने, एक बॉल बेयरिंग, तो बॉल बेयरिंग जो है ना, फिर उसके पीछे बिल्कुल सेम शेप की बॉल बेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैंने देखा है, मैंने खुद भी देखा है वो चीज ना, मैंने खुद भी देखा है कि ये चीज ना सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से आप सरफेस ग्राइंडिंग से ही जाना, ठीक है। बहुत सारे लगा सकते हो आप, बहुत सारे, और कितने भी प्रोडक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही जैसा चाहिए। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में एक चीज फिक्स है कि मास प्रोडक्शन है, बट हमेशा एक ही चीज का होगा, और उसमें एक्यूरेसी मेजर करने के लिए ना आपको मतलब जरा सी भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलती होगी ना, क्योंकि सारे प्रोडक्ट कैसे होंगे वो, सुनना जरा एक चीज और, सेंटरलेस भले से आंसर दे रखा है मुझे पता है, जितने भी टेस्ट सीरीज आप यूज कर रहे होंगे वो सब में सेंटरलेस दे रखा है, ठीक है, बट इस चीज को जरा थोड़ा एक चीज और देखना। अगर मैं सेंटरलेस में हाई प्रोडक्शन की बात है ना, अगर मैंने ये पूरा माना तो ये क्या होगा, अगर मैं पूरा माना तो ये क्या होगा, एक ही जॉब कहलाएगी ना, एक ही जॉब कहलाएगी। अगर ये एक ही जॉब कहला रही है तो हाई प्रोडक्शन में क्यों आएगा। इसको क्या करोगे आप, जब तक इसको आपने तोड़ा हुआ नहीं है, जब तक आपने तोड़ा हुआ नहीं है, तो अगर तोड़ा हुआ है और मान लीजिए सेंटरलेस में थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया है ना, ऑब्वियस है कि नहीं। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग के लिए बेटर ऑप्शन ये नहीं है, मतलब हाई प्रोडक्शन बेटर ऑप्शन नहीं है। हाई प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, आइडेंटिकल शेप्स, और साथ ही इन दोनों को हमने यहाँ ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि जैसे ये ग्राइंडिंग करेगा ना उसके बाद इसे हमें अलग भी करना है, तभी तो इसको प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन में बोल भी पाओगे सेंटरलेस को, नहीं तो आपका ये सिर्फ एक ही तो प्रोडक्ट है, ठीक है। जबकि वो जो चीज आपको याद भी होगा, वो फिगर अभी नहीं है मेरे पास, आपके उसमें होगा, उसमें क्या है, सरफेस ग्राइंडिंग, और सरफेस ग्राइंडिंग में कौन सी वाली सबसे ज्यादा अच्छी होगी, जब हमारे पास टेबल क्या हो, रोटरी हो, बहुत सारे एक साथ निकलेंगे उसमें, रोटरी हो तो भी अच्छा, और अगर आपके पास वैसे हैं ऐसे लेके जाने वाला, उसमें भी क्या हो, उसमें बहुत सारे आपने प्रोडक्ट एक साथ पकड़ रखे हो, और आपका जो क्या बोलते हैं इसे, टूल है, ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील का कौन सा वाला, फेस वाला, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं, कौन सी वाली, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगी, समझ रहे हो ना, वर्टिकल एक्सिस ऐसे होगी ना एक साथ तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, कौन सी वाली, सेंटरलेस। सेंटरलेस में अगर हम जो हमारा वो है, जो सपोर्टिंग वाला है, ब्लैक वाला बिल रहता है, नहीं, उसे कितना बड़ा लोगे, और अगर आपने, ठीक है, आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो आप ना, अमन जी बात ठीक बोल रहे हो कि आप अगर उसे बड़ा ले लो, बट उस बड़े में आपने इनको तो जोड़ा ना, अकेला अकेला करके आप सेंटरलेस कैसे कर लोगे, अकेला अकेला करके, एक साथ नहीं, उसमें एक साथ जा रहे हैं, बट वो अलग अलग रखे हुए हैं,
उसमें वो जुड़े हुए नहीं है। आज मुझे लग रहा है आप थोड़े ये गड़बड़ कर रहे हो, ये जुड़े हुए नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसकी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इसमें ये सरफेस फिनिश कर रहे हो, ये वाली और एक साथ। ये सब हाँ ये सरफेस है। एज कंपेयर टू उसकी सरफेस से बहुत कम होगी। नहीं, ग्राइंड होना अलग चीज है। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट इसमें ये सरफेस चाहिए थी, इसमें आपको ये सरफेस चाहिए, इसमें आपको ये सरफेस चाहिए, किस में ज्यादा जल्दी से हाई प्रोडक्शन मिलेगा, इसमें या इसमें? इसका आउटकम ये सरफेस है तो हम आउटकम मान रहे हैं, इसमें हमने ये आउटकम माना है तो ये आउटकम मान रहे हैं। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में ऑब्वियस है सिलेंड्रिकल सरफेस आएंगे, ठीक है सिलेंड्रिकल आ गए, ठीक है, और इसमें आ गई ये आ गई। अभी एक बात बताओ ना, ये पुट करना किसमें, आपके हॉरिजॉन्टल या सरफेस ग्राइंडिंग में ये पुट करना इजी है, या ये वाली चीजें बहुत सारी और इस तरह से जोड़ के पुट करना इजी है? क्योंकि अगर इसे आप एक प्रोडक्ट मानोगे तो फिर ये मास प्रोडक्शन नहीं है। ये सारी की सारी आउटर रेसेस बहुत सारी बियरिंग की आपने एक साथ जोड़ रखी हैं, तब जाके इसका सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग कर पाओगे। और ये क्या चीज है, ये आपकी जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ टेबल पर माउंट करनी है। ये जितनी भी आइडेंटिकल चीजें हैं, आपको यहां पर क्या मिल रहा है, इसका आउटपुट ये वाला। क्लियर है? ठीक है, तो बात समझना मेरी, ये जो सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग है ना, और इसीलिए मैंने आपसे बोला भी है कि ये वाली जो चीज है ना, मैंने इसीलिए बोला आउटर रेस वाला क्वेश्चन के हिसाब से, कि जो मेरा मास प्रोडक्शन होगा ना, उसके लिए आंसर प्लीज अगर क्वेश्चन आ जाए तो सरफेस ग्राइंडिंग लिखना, भले से ही अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको सेंटरलेस ग्राइंडिंग देती है। और आइडेंटिकल आ गया तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अगर वर्ड आइडेंटिकल आ गया तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप सेंटरलेस बोल देना। ठीक है, क्लियर है? मानो मेरी बात, थोड़ी मेरी मेहनत पर भी रिलाई करो। ठीक है, सरफेस हो सकते हैं, बट उसमें क्या है ना, उसमें अगर ये आइडेंटिकल वर्ड बोल के लिख रहे हैं ना, तो फिर हम अपने सेंटरलेस ग्राइंडिंग के आंसर पर जा सकते हैं। ठीक है, बेटर सरफेस रहेगा हमेशा, बेटर सरफेस रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव मटेरियल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ग्राइंडिंग हार्डन्ड टूल स्टील? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? मैं आपको एक रियल चीज बता दूं, एसएससी जेई में, सॉरी जेई में आपके पास कोई एक लीगल अथॉरिटी नहीं है जो इसने क्वेश्चन बनाया उसके आंसर के ऊपर हम क्लेम कर सके। लीगल अथॉरिटी कोई नहीं है। ठीक है, आईआईटी और गेट में क्या होता है, गेट में बहुत अच्छी चीज होती है, गेट में जो उनका क्वेश्चन है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आंसर आईआईटी वाले ही देते हैं। एसएससी जेई या कोई भी एग्जाम है आपका, कोई भी एग्जाम है, जैसे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, आपको आंसर की मिलेगी ना, तो उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। समझ रहे हो? अथॉरिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि किसने बनाया, क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। सीधा ये क्या पता है, गेट में क्या पता है, खड़गपुर ने बताया, अथॉरिटी उसी की है। समझ रहे हो ना? यहाँ होती है अथॉरिटी, इसलिए इनके जो आंसर होते हैं ना, हाँ बस वही चीज है कि कॉन्सेप्ट के साथ जाना है। तो ये जो आपके जेई वाले आंसर्स होते हैं ना, इनमें ना बहुत ज्यादा ऐसे वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बताया, ये ऐसे वाले क्वेश्चन ना बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं। जो माइंड जैसे चला उस चीज का, उस बंदे का, वो उसी चीज को ही सही बोलेगा। तो वही चीज ना, तो ये चीज ना भाई, आयोग का मतलब क्या हुआ, जो बंदा उस जगह बैठा हुआ है ना। अब वो नॉर्मली एक क्या होगा, एक इंजीनियर होगा जो भी उस तरह से जाए होगा। जनरली क्या होते हैं, प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर बहुत ही रेयर होते हैं, प्रोफेसर बहुत ही रेयर होते हैं। कोहेजन, अब वही ना कि वो सरफेस टेंशन, क्योंकि आप देखो, मैंने उस दिन भी बोला था आपसे, मैंने जब ये एफएमआई क्वेश्चन करवाया था ना, शायद विश्वजीत जी, देखो सुनो विश्वजीत जी, मैंने आपको उस दिन एफएम वाली क्लास करवाई थी 5 बजे वाली, मैंने खुद उसमें आंसर सरफेस टेंशन ही करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि आपको ना सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी दिख रही है ना। मैंने प्रॉपर्टी में सबसे पहले दिन ये लिखवाया था, सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्या है, कैपिलरिटी है ना। अगर कैपिलरिटी का क्वेश्चन आ रखा है तो सीधा सरफेस टेंशन आंसर दे देना, कुछ और सोचना ही मत। मैंने क्लास में भी बोला था। और अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो पूरा बता देना कि इसमें एडहेजन भी है, इसमें वेट भी है, इसमें कोहेजन भी है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है कैपिलरिटी में। बिना कैपिलरिटी, बिना उस एडहेजन के जिससे वो चिपकता है, बिना एडहेजन के वो कभी भी ऊपर उठ ही नहीं सकता। मैंने समझाया था आपको ये। तो वो हो गई इंटरव्यू की बातें। हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है ना, तो कैपिलरिटी मैंने शुरू में ही बोल रखा है, कैपिलरिटी रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, खत्म। जैसे ही कैविटेशन रिलेटेड टू वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मतलब लो वेपर प्रेशर, ठीक है, लो आपको याद ही होगा, नहीं तो वो कैविटेशन रिलेटेड टू वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ऐसे 2 चीजें थी वो जो मैंने डायरेक्टली बोली थी कि उसमें हम मतलब वैसे अगर क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन के हिसाब से सोचना नहीं है, ठीक है।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव मटेरियल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ग्राइंडिंग हार्डन्ड टूल स्टील। हार्डन्ड टूल स्टील को हमें ग्राइंड करना है ना, हार्डन्ड टूल स्टील, तो कौन सा वाला हो जाएगा? सिलिकॉन कार्बाइड। हार्डन्ड है ना, हार्डन्ड टूल स्टील है ना। अगर ये नॉर्मल स्टील होती, नॉर्मल स्टील, तो क्या होता? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी क्या रहेगा? सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए ग्राइंडिंग व्हील इज डेजिग्नेटेड एज 60 बताना है। 60 क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? एब्रेसिव टाइप। 60 क्या हो जाएगा? ग्रेट साइज है या ग्रेन साइज। ठीक है, ग्रेट साइज या ग्रेन साइज। ग्राइंडिंग ऑफ द हार्ड मटेरियल रिक्वायर्स, ग्राइंडिंग ऑफ द हार्ड मटेरियल रिक्वायर्स। अच्छा, ग्राइंडिंग ऑफ द हार्ड मटेरियल, पहले ये क्या है? ये वर्क पीस है। हार्ड मटेरियल रिक्वायर्स, क्या व्हील का कैसा प्रोसेस कैसा होना चाहिए? तो व्हील कैसा होना चाहिए? हार्ड मटेरियल के लिए हमेशा क्या है कि व्हील सॉफ्ट होना चाहिए। अब सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट उसकी सॉफ्टनेस है और इसकी हार्डनेस है, तो वो तो कभी काट ही नहीं पाएगा, वो चीज नहीं है। क्या व्हील की सॉफ्टनेस का मतलब है कि जब मेरा एब्रेसिव खराब हो जाए तो इजीली निकल जाए। और आपको पता है हार्ड मटेरियल को जब हम ग्राइंड करेंगे तो वो चीज ना हमारी जल्दी खराब होगी। हार्ड मटेरियल को जब हम ग्राइंड करेंगे तो एब्रेसिव जल्दी खराब होगा, तो उसे बाहर जल्दी निकालना है। तो बाहर जल्दी निकालना है तो मटेरियल की क्या होनी चाहिए? सॉफ्ट ग्रेड। सॉफ्ट ग्रेड, अब सॉफ्ट ग्रेड है तो सॉफ्ट ग्रेड है, दो ऑप्शन, कौन सा वाला होगा? फाइन ग्रेड साइज। आपको पता है हार्ड मटेरियल के लिए फाइन ग्रेड होता है, हार्ड मटेरियल के लिए फाइन ग्रेड होता है, कोर्सर नहीं। कोर्सर में क्या होगा? कोर्सर में पोर्स भी ज्यादा होंगे और कोर्सर में डक्टाइल मटेरियल को खींचा जाएगा, है ना। हार्डर मटेरियल के लिए नहीं, हार्डर मटेरियल के लिए क्या हो गया? फाइन ग्रेड साइज। समझ में आया ये क्या क्या बोल दिया? ठीक है ना एकदम। चलो नेक्स्ट, द इंडियन स्टैंडर्ड, फिर से वही चीज, द अल्फाबेट के। के क्या होगा? ग्रेड, है ना। के क्या होगा? ग्रेड। यहाँ ग्रेड तो नहीं है, ग्रेड। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बताओ एल क्या होगा? ग्रेन साइज। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग नंबर, ये एब्रेसिव टाइप, या ग्रेड साइज, ये ग्रेड, और ये एल कौन सी वाली है? मीडियम ग्रेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टाइप ऑफ ग्रेड, टाइप ऑफ ग्रेड। ठीक है, चलो अब इसका आंसर दो। हाँ, मैं तो सीधा बोल दिया, है ना। क्वेश्चन का थोड़ा सोचते हैं ना, ग्राइंडिंग रेशो तुरंत तो आपने बोल दिया कि मैंने ग्राइंडिंग रेशो पढ़ाया था तो वही होगा, है ना। थोड़ा सोचो। देखो, इज रिगार्डेड एज ए प्रॉपर्टी। ग्राइंडिंग रेशो कोई प्रॉपर्टी थोड़ी हो सकता है, तो पहली चीज तो यहीं से फंस गई, है ना। आपने बस ये देखा कि हाँ मैंने कुछ ग्राइंडिंग रेशो पढ़ाया था तो आंसर हो गया ग्राइंडिंग रेशो, है ना। थोड़ा सेंस समझ में आ रहा था ना यहाँ से, तो ये ग्राइंडिंग रेशो आ गया। बट ये दिस इज द प्रॉपर्टी by which the metal can be removed easily by grinding wheel with less wear and good surface finish। तो वो क्या हो गया? ग्राइंडेबिलिटी, ग्राइंड होने की एबिलिटी, द प्रॉपर्टी। ग्राइंडिंग रेशियो निकल के आएगा, क्वेश्चन में है लाइक एज ए प्रॉपर्टी। विश्वजीत जी बात आपकी ठीक है, अगर रेशो पूछते तो ग्राइंडिंग रेशो है ना। यहाँ है लाइक एज ए प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या है? ग्राइंडेबिलिटी, ग्राइंड होने की एबिलिटी मटेरियल की। ठीक है, चलो क्वेश्चन हो गए। अब जरा प्लीज अपने मार्क्स बता दो यार, बहुत ज्यादा थोड़ा पानी यूज करना, एकदम सुस्त हो मेरे कितने कटे हैं इसमें? अबे रुक जा, मेरे भी कितने कटे हैं? 0.75 मैं करके 3.25 13.25 तो बाकी ठीक है। 16.5 13.2 सच में मतलब मुझे पिछवाना करवाई 14.9 कुछ भी अकल मारने का चला भी इतनी कैडी मार दे तो तो मेरा दिल ही है तो 16 कितने में से? 45 में से कितने थे? 43 थे, 44 40 थे, 40 कितने थे? 40 थे, 42 थे,
40 से ना मेंटेन चल रहे हो गलत एक जुड़ गया ना पिछली बार इतने अगर डिक्रीज होगे तो वो चीज नहीं है डिक्रीज पिछली बार अरे ये हुई ना बात पिछले से तो आपने कितने आ गए? अरे ये तो क्लासेस बहुत गलत बात है पिछली बार अच्छे थे आपके ये करो इसलिए जितना टाइम नेक्स्ट आ रहा है ठीक है ना एकदम डिमोटिवेट नहीं हो जाना ठीक है 0.5 करेंगे वो 0.25 ठीक है 1.25 समझने के लिए अच्छे समझने के लिए अच्छे जोर से मतलब है ठीक है ये इतना बेकार है चल हाँ ये कोशिश करना है अगली बार ज्यादा काट रहा भाई एकदम ऐसे नंबर्स को देख के ना एकदम ऐसे नहीं हो जाए नंबर्स को देख के बस ये रखना है कि थोड़ा सा मोड़ जाता क्वेश्चन है क्योंकि वो रियल टाइम चल रहा है ऐसा नहीं है कि रियल एग्जाम हो गया रियल टाइम चल रहा है मेहनत कर रहे हो और पढ़ लीजिए सर 0.25 तो घटे वो 0.5 तो घटे 1.25 काट रहा है 21.5 चलो अच्छा एक बात बताओ ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो क्वेश्चंस हैं अभी मैं ये दूंगा ये जो आपके क्वेश्चंस थे ग्राइंडिंग व्हील के कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी हमने इसको कल समझा ठीक है कल हमने ग्राइंडिंग को समझा कल समझा या परसों से जो हम थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे थे एक बात बताओ इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा नहीं कहाँ कहाँ गलती हुई मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपने काफी नहीं कर लिए काफी कर लिए बट जो नहीं हुए उसमें गलती कहाँ हुई क्या गलती क्या हो रही है सुरभि जी अच्छा वो सीबीएन वाला ओके आपका वो गड़बड़ हो रहा है थोड़ा आपका चलो देखो बिल्कुल वर्क जरूर करना है अपने इसमें नेगी जी आपके भी नंबर इस बार थोड़े नहीं ठीक है पहले से इंक्रीज ठीक है हाँ नीचे हो आप आप तीनों का डिस्कशन कंप्लीट हो गया हो तो बात कर ले ठीक है तीनों का हो गया डिस्कशन अगर इतनी मेहनत इतनी कैलकुलेशन हो गया कुछ 26.5 चलो अब अच्छा है थोड़ा ठीक है थोड़ा ठीक है पहले 21 थे ना सर हमने जोड़े थे 20 ठीक गुड तो अभी देखो अभी एक चीज है पहले ये बताओ मुझे जैसे 26.5 आए हैं जो 26 मान लेता हूँ तो 40 में से 26 जो आ रहे हैं 14 क्वेश्चन गलत क्यों है जबकि हमने भी परसों ही पढ़ा है परसों या कल प्रॉब्लम क्या है एक तो है मटेरियल की मटेरियल क्या जो हमने सीबीएन वगैरह है तो उसकी जो मैंने सारणी एक बार बताई थी ना वो याद रखना हमेशा सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले हार्डनेस के हिसाब से सबसे पहले लो कार्बन स्टील उससे ऊपर मीडियम कार्बन स्टील उससे ऊपर हाई कार्बन स्टील उससे ऊपर HSS हाई स्पीड स्टील उससे ऊपर HSS से ऊपर कार्बाइड्स ठीक है उससे ऊपर कार्बाइड्स टंगस्टन हो जाता है उससे ऊपर सिरेमिक है ना उससे ऊपर सिरेमिक्स उससे ऊपर मैंने दो नाम आपको बोले हैं वो फिर से सीबीएन आ जाता है ठीक है और उससे ऊपर आता है डायमंड सबसे ऊपर
ठीक है, वो महंगा भी है ऑब्वियस है, बट अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर डायमंड क्लिक करना है। बट अगर इससे नीचे ये वाले ऑप्शन दिए हुए हैं तो डायमंड से ऊपर भी नहीं करना। डायमंड से ऊपर, ठीक हाँ, है, मतलब कि वो सीबीएन यही तो है लैबोरेटरी में लगा हुआ है, सीबीएन, ठीक है, ठीक है, बात एकदम क्लियर है, वो है लैबोरेटरी वाला सीबीएन, ये है नेचुरल डायमंड, हाँ सर ठीक है। और निर्मल शायद की वजह से आपकी क्वेश्चन गलत हुई होंगी, ठीक है, next है। और जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड है वो हो गया कार्बाइड वाला है साहब, तो कार्बाइड किनको करेगा, कार्बाइड किनको करेगा, इन सबको एचएसएस वगैरह को कर सकता है, जबकि जो स्टील टूल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, इनसे कार्बाइड से छोटा, ठीक है, ये ऑक्साइड से तो कार्बाइड से कम है, तो कार्बाइड से कम है तो वो जो नॉर्मल वाली चीज है ना, जैसे लाइक नॉर्मल स्टील हो गई, उनको एल्यूमिनियम ऑक्साइड काटेगा, जबकि ये वाली चीज हमारी जो एब्रेसिव है एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेगी, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड हमारा अच्छे टूल्स को बनाएगा, अच्छे मटेरियल को बनाएगा, मतलब अच्छे मटेरियल को ग्राइंड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज रिलेटेड टू इसके काफी क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, आई थिंक मैं कह रहा हूं ना उस वाली चीज को, ठीक है। बाकी ये चीज थोड़ा रिवाइज करना था, जिनको मैंने करवा दिया, ठीक है, ये मतलब आपके माइंड में होनी चाहिए ना ये वाली चीजें, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो उम्मीद है यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। तो वो टाइम आ गया, बहुत अच्छा लगा, आउट ऑफ 40 ये चीज आपको ना पॉजिटिव रखती है, अगर किसी के भी नंबर ऐसे आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। 37.5 नंबर मतलब फिजिबल, अगर किसी के आपकी क्लास में से आगे तो फिजिबल हो रहे हैं ना, फिजिबल हो रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 37.5 आ गए हैं, ये बात बट लाके दिखाओ। सेकंड जो है वो है हमारे आपके 27.5 ही है, ठीक है, फिर आपके 26.5 है और अब्दुल के भी है 27.5। चलो पहले मैं आपके लिए थी, पिछली बार आपने किया था इस वजह से मेंटेन, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 7.5, जो लास्ट थर्ड पोजीशन थी विजय जी की, आई थिंक वो अब नेगी जी ने ले ली, अच्छी बात, ठीक है। अब 25, ठीक है, तो मतलब आप बहुत पास हो, सभी के जो मार्क्स है वो फिर 25 के आसपास थे, वो अच्छा है, ठीक है। बात अच्छी की बात यह है कि मेंटेन कर रहे हो या नहीं, ठीक है। आपको लड़ाई करनी है, पॉजिटिव वाली लड़ाई है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि जाके मार के आ जाए, पॉजिटिव लड़ाई करनी है, ठीक है, बस एक दूसरे के नाम को नीचे लेके आना, ठीक है, और आपको मेंटेन करना है, यही बड़ी बात, ठीक है। अमन जी ने अभी तक मेंटेन किया हुआ है, आपने मेंटेन किया हुआ है, इसलिए मैंने 27.5 पे आपको ऊपर रखा है, ठीक है। नेगेटिव मेहनत करके अगली बार मैं चाहूंगा कि नए नाम आए, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा, निर्मला जी का चलो वो वाला पार्ट थोड़ा छोटा हुआ था, मैं मान सकता हूँ, बट आशीष जी से थोड़ी सी उम्मीद थी इस बार, मतलब बहुत पास थे पिछली बार आप, शायद 0.5 से, ठीक है। सुरभीर जी आपसे भी उम्मीद है, और अब्दुल जी आप तो बहुत पीछे चले गए हो, पता नहीं तभी आप भी नंबर लेके आओ, ठीक है, जल्दी से पास में हो, बट अब भी मैं आपको कहूंगा आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो, पिछली बार भी उसी रेंज में और इस बार भी उसी रेंज में, तो एक दो नंबर इधर उधर हो जाना चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा हाँ, नहीं चलो, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड, अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये तीन एक साथ तो अब जो है ना, अब जो है सबके लिए नहीं सबको दे मैं अभी क्लास सबको दे रहा हूँ, बट ऑब्वियस है कि ये आपकी विक्ट्री के लिए लेंगे, ठीक है। एक सेकंड तो मेरी चोरी होगी, ठीक है। तो जो आप काम कर रहे हैं चल, तो ये बातें हो गई हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ग्राइंडिंग एक तरह से हो गया है कंप्लीट,
ग्राइंडिंग कंप्लीट। अब हम चलेंगे जो हमारा रेस्ट वाला पार्ट बचा हुआ है। रेस्ट वाला मतलब जिसमें हमारा लैपिंग है, होनिंग है और थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग है और गियर मैन्युफैक्चरिंग। तो एक काम करते हैं, आपको मैं डायरेक्टली अब वो नहीं दे रहा, गैप नहीं दे रहा, आपको मैं पहले एक पार्ट सर कंप्लीट करवा लेता हूँ, गियर मैन्युफैक्चरिंग। गियर मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करके सिर्फ हमारे पास दो पार्ट बचेंगे, एक तो होनिंग और लैपिंग वाला सुपर फिनिशिंग और एक बचेगा थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग। आधे घंटे का गैप लेंगे, फिर से अपना 1-1:30 बजे मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो दो पार्ट खत्म करके अपना 3 के आसपास आप चले जाना, ये पूरा आपका मशीन टूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेरी मेहनत सी चल गई। मेहनत करिए तो भाई वो मेरी भी करी थी यार मैंने। दो चीजें दिखाए तो एक तो ब्रोचिंग और गियर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। दो चीजें हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर फिनिशिंग प्रोसेस का जो बचेगा वो लंच के बाद। मुझे आपको पता है तो आपकी सफाई होती या फिर 1 मिनट यार, मुझे थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, शायद यहाँ रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी, क्या पता लगा रिकॉर्डिंग। तो मैं 2 मिनट में जरा सबसे पूछ लिया, ठीक है। पहले हम वो दो चीजें अपनी खत्म कर लेंगे, ठीक है। with focus मेरी वजह से मिली थी तुम्हें। देखो जो पहली चीज, एक चीज और माइंड में रखना हमेशा, जो कॉन्ट्राडिक्शन वाले आंसर होते हैं ना, वो आपको पूरे एग्जाम में हद से 5 से 10 मिलेंगे बस 180 में से टोटल सब्जेक्ट्स। ट्रिकी नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन वाले जिसमें आंसर आपको पढ़ाने वाला कोई और बता देगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं और से पढ़ा है। एग्जामिनर जो सेटर है उन्होंने कहीं और से पढ़ा है भाई, जब वो अपनी पढ़ने वाली एज से निकले होंगे तब उन्होंने कुछ और से पढ़ा है, तो उनके माइंड में कुछ सेट है, अपने माइंड में कुछ सेट, ठीक है। तो उनके माइंड का जो आंसर है वो तो मुझे नहीं पता ना, मैं अपनी तरफ से वैलिड हूँ, वो अपनी तरफ से वैलिड, ठीक है। अगर वो चीजें हो जाएंगी तो बेटर है फिर, है ना। हाँ, हो जाएंगी तो बेटर है, अगर नहीं होती हैं तो हद से हद ऐसे क्वेश्चन ना, हद से आपको 10 मिल सकते हैं एक जेई के एग्जाम में, 180 में से 10 भी नहीं होंगे, मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि जो, हाँ, कि आपके कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से होने चाहिए। जो 170 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट वाले रहेंगे, मतलब ऐसे ही रहेंगे जो कि रियल में होते ही हैं, जिसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन की बात ही नहीं आएगी, है ना। मैं वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, कि हाँ उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ और पढ़ा है लेकिन आंसर में वो चीज है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ और तरीके से सोचा है। ट्रिकी वाले जैसे मतलब कॉन्सेप्ट वाले ना, कॉन्सेप्ट में जो ट्रिकी मतलब घुमाने फिराने वाले नहीं होंगे, घुमाने फिराने वाले हद से हद कितने हो जाएंगे मैक्सिमम, बहुत रेंज ले रहा हूँ 15 मैक्सिमम, इससे ज्यादा ट्रिकी मतलब वो जैसे गेट में होते हैं या ईएसडी में होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत ही रेयर आने वाला है जेई में, बहुत ही रेयर। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट वर्डिंग, ये चीज फॉर्मूले वाले क्वेश्चन। जैसे वो सेंटर ग्राइंडिंग वाला था ना सर क्वेश्चन, तो उस टाइप का अगर आगे बात मैंने ये तो शुरू में सबसे पहले ये तो बोला मैंने आपको,
वाला था, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ फिर उसमें सरफेस ग्राइंडिंग करके आना है, सेंट्रल बना सकते हैं। यही चीज तो है, वो सरफेस ग्राइंडिंग मेरे हिसाब से, अगर वो एग्जामिनर भी मेरे हिसाब से पढ़ के गए अपने लाइफ में तो 100% सरफेस ग्राइंडिंग को आंसर देंगे वो, ठीक है। बट अगर उन्होंने सेंट्रल लेस को ही सोचा हुआ है कि सेंट्रल लेस, जैसे कि आपने बोला यहाँ इधर उधर लिखा हुआ है, उन्होंने अगर वो चीज सोच रखी है तो सेंट्रल लेस। तो आप ऐसे क्वेश्चन हद से 10 मिलेंगे उसके चक्कर में, पूरी 10 में बोल रहा हूँ 180 में से प्रोडक्शन में हद से 2 या 3, ठीक है। तो उसकी वजह से सारे अपने नंबर गलत मत कर लेना कि पता लगा हमने जो पढ़ा वो तो सब गलत हुआ। ये जो चीजें होती है ना, ये आपको ना एकदम जीरो कर देती हैं आपकी सारी मेहनत को। ऐसी चीजों से जीरो मत हो जाना, आपको चाहिए 180 में से 140 क्वेश्चन सही, 140 कम से। अरे इसका आंसर देखो, इसमें क्या है? मुझे पता है, नहीं, पता है। सब ग्रेड और ग्रेड में है तो ये तो ज्यादा इसका आंसर क्या दे रखा है? सब भी दे रखा और गलत मैंने ग्रेड हाँ तो ऑब्वियस है, साढ़े छह दे रखा नहीं, ऐसे क्वेश्चन में तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन की टेंशन नहीं है। जैसे इन्होंने अभी बोला कि एक जगह ऐसे दे रखा है 36 को ग्रेड दे रखा है, 36 का भी नंबर ग्रेड होता है, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, ये फिर उनकी एरर, ये वाली एरर नहीं है जो कि एग्जामिनर करेगा, ये ऐसी वाली एरर नहीं है ना। वो तो एक वो चीज है कि वो उनकी अपनी एरर है, वो तो अपनी एरर है, ठीक है। तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी, हमें टेंशन वो लेनी है कि वो कॉन्सेप्ट ही उल्टा सोच रखा है, ठीक है। वो चीज हद से 10, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हर सब्जेक्ट का टोटल मिला के, ठीक है। पर इतना भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, मैंने 10 भी ज्यादा, ठीक है। 10 बहुत है, मतलब इतनी गलतियां कोई नहीं करेगा कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं मिसलेनियस, आ जाओ भैया बातों पे, ठीक है। ये हमारा वो पार्ट है, ये हमारा पहले में बोल रहा हूँ बट इस पहले ही बोलने के बाद आलसी मत हो जाना। अरे मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये आपका, हाँ तो पिछली बार मेरे 650 हुए थे, तो की बार तो 100 मार्क्स इंक्रीज करने में तो हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कम से कम आपको 140 के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, तो इससे 650 की वो इंटरव्यू के साथ होगी, इतने मार्क्स नहीं होंगे कभी, जितने आप सोच रहे हो ना इतने मार्क्स नहीं होंगे। तो तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ 180 में से 140 करके तो 140 सही होने चाहिए, सही, हाँ, कि पता लगे 140 करके आ रहे हैं उसमें तो 100 नंबर सही हो रहे हैं। 100 नंबर वाली कहानी में सुनना हूँ आप सभी, मैंने अपनी रातें खराब की हैं आपके चलते, ठीक है। तो अब थोड़ी सी तो वैल्यू रख रहे हैं, नेगेटिव 50% नेगेटिव तो वही है। नहीं 1/4 होगा, 1/4 होगा। अगर ऐसा 1/4, ठीक है, अगर 2 मार्क्स है ना तो उसका 1/4 होगा 0.5, है ना, 0.5 होगा, एक के हिसाब से वो 0.25। 720 का टेक्निकल आता है, उसमें 650 मार्क्स आते हैं। नहीं आने को तो आ जाएंगे, आने को कोई दिक्कत नहीं है, कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है। अगर यहाँ बीटेक वाले होते हैं ना तो 100% यार वो नंबर्स ना और भी हाई हो जाते, वही ना। डिप्लोमा वालों के लिए ठीक है, 650 आप जो मान के चल रहे हो ना ये मोर देन इनफ है, बट आप ये मान के मत चलोगे, मान के चलोगे तो 500 पे अटक जाओगे। मान के मत चलो 650, मान के चलो 750, मतलब टोटल ऐसे मान के चलो, है ना। कम से कम 380 प्लस कितना हो जाता है, 180 का दूना 360 प्लस 360, ये 720 में से कम आप 700 मान के चलो। आप अपनी तरफ से गलतियां क्या लेके चलो, 180 में से आपके क्वेश्चन 170 सही होने चाहिए, आप लेके चलोगे तब तो मेरा टारगेट अचीव करोगे ना। रियल केस 140 पर आपका सिलेक्शन उम्मीद है हो जाएगी, बट यार रियल मत सोचो ना, रियल सोचोगे कभी नहीं हो पाएगा, जिसमें हमेशा बोलता हूँ सब तो आइडियली सोचते हैं रियल में सोचोगे फंस जाओगे। रियल में जिस दिन आप इस पे पहुंचे आप हमेशा क्या करोगे, या तो 120 पे अटक जाओगे या 100 पे अटक जाओगे। 720 करने के बाद प्रैक्टिकल में जो मार्क्स आते हैं वो तो बहुत नीचे आते हैं। नीचे जाते हैं, तो वही चीज ना वो लानी नहीं है, वो इससे नीचे नहीं लानी चाहिए, इससे नीचे 140 से नीचे मत ले, सोचते ही हो, बस कर दो, बस करो, सोचो करो, ठीक है। सोचने का मतलब क्या, अपने ये सोचो मत, अरे नहीं यार, अपने ये वाली चीजों पर डरो मत। इन चीजों से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर 720 का एग्जाम पेपर है तो 720 में से हद से हद मैं गलतियां कर सकता हूँ 20, ऐसा सोच के चलो। 360 में से मतलब 180 क्वेश्चन में से मैं गलतियां कर सकता हूँ 20, ये सोच के चलो मैक्सिमम,
20 मतलब 160, 160 का गुना कितना हो गया 320, है ना, 320 नंबर आपके एक पेपर में आने चाहिए। चलो कितना, रफली 300। अब और इससे ज्यादा क्या लोगे, 300 प्लस 300। आप एक बार लेके तो आओ रियल में 600 मार्क्स, लेके तो आओ रियल में 600 मार्क्स। किस में से, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल में से, मतलब जो एग्जाम पेपर एक बार लेके आओ। टेक्निकल में तो क्लियर है सर, तो मुझे टेक्निकल में नहीं लगता, मतलब लगता है सर जैसे कल मैंने हिंदी का लास्ट ईयर का पेपर देखा था, 30 नहीं है। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। पहले ये इतना लेके तो आओ, क्योंकि आपके हिंदी इंग्लिश के प्लस 200 मार्क्स भी तो है, ठीक है। अरे मैं ये तो कह रहा हूँ टेक्निकल में 600 लेके आओगे, 200 में से कम 80 तो ले आओगे ना, पॉसिबल है ये टारगेट है। निकल जाओ, 600 लेके आना। मेरा तो मॉरल डाउन हो गया था कि नहीं ऐसा मत सोचो। अगर आपको देखो ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है कि हिंदी बहुत टफ हो रही है आपके लिए, बहुत टफ हो रही है, मैं मान के चल रहा हूँ कोई इंग्लिश मीडियम का प्योर होगा तो हो सकता है उसके लिए बहुत ज्यादा हिंदी टफ हो, तो फिर टेक्निकल में आप 720 में से 680 का टारगेट लेके चलो। अगर उधर मेहनत नहीं कर रहे हो तो इधर मेहनत करो, 720 में 680 सही होने चाहिए, मतलब आपके सिर्फ 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे जो गलत होने चाहिए, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन मतलब एक पहले क्वेश्चन, पहले पेपर में 10 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, दूसरे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, बस इतना टॉलरेंस मिलेगा अगर आप ये वाली चीज छोड़ के जा रहे हो ना। क्योंकि अगर आप ये सेव कर लिया ना 680 प्लस इसमें आप चाहे कितने भी ले आओ, 50-60 कितने में, उस क्वालिफाइंग रख के चलना, 33 रख के चलना। पता लगा फिर वो उनका कि नए क्लोज बन के आ रहा है कि हिंदी में आप पास नहीं हुए, इंग्लिश में आप पास नहीं हुए, फिर पता लगा उन्होंने नया चीज निकाल दी कि 30 लेके आने थे, है ना। तो ऐसे वैसे है नहीं, बट नहीं ऐसा है नहीं, बट अगर गलती से कुछ ऐसा हो जाए कि आगे उन्होंने ये कह दिया कि नहीं आपका तो इसलिए हमने सिलेक्शन नहीं किया क्योंकि आपके तो 30 मार्क्स ही नहीं थे हिंदी में, ठीक है। तो प्लीज कम से कम 30 का हिसाब रखना, 30 के हिसाब से आपके 60 नंबर तो मान सकता हूँ, 60 प्लस 680 कोई भी नहीं है फिर उत्तराखंड में जो आपको बाहर निकाल सके। एक बार करके तो दिखाओ वैसे, ठीक है। और अगर आपको हिंदी अच्छी है तो मैं कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें लूज हो सकते हो, बट थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। इंग्लिश में बढ़िया, तो जिसकी हिंदी बोर्ड होगा हो सकता है वो हिंदी में अच्छा लिया है, जिसकी इंग्लिश बोर्ड है वो इंग्लिश में अच्छा लिया है। इंग्लिश तो ना हिंदी का बोर्ड जाए, आपकी सीबीएसई था फिर भी हिंदी अच्छी है। सर हमारा तो बेस मिल जाता ना, तो इंग्लिश बर्बाद कर दिया। चलो अब यहाँ पर सुनो, मैंने ना ग्राइंडिंग में कुछ और चीजें भी रखी हैं, इसमें पुट की हैं। ऐसा नहीं ग्राइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, मैंने यहाँ पर कुछ आपकी ओवरव्यू में ना कल एक फिगर में बना रहा था, वो फिगर देखो यहाँ से थोड़ा दिख जाएगा, मैंने एक्स्ट्रा फिगर रख दी। जो चीजें मैंने कल छुड़वाई थी ना आपको, मतलब ऐसे खुद से बनाए थे, जो मैंने आपको दिखाए थे ना जैसे कटिंग टूल्स, मैं अपने खुद से बना रहा था, तो वो आपको माइंड में नहीं चल रहा होगा, मेरे माइंड में चल रहा था, तो वो ये चीज सोच के कर, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव लगे हुए हैं, देखो ये चीज क्या है, ये चीज सिर्फ दिखाने के लिए है। एब्रेसिव यहाँ पर हर जगह लगा हुआ है, एब्रेसिव हर जगह। और ये चीज क्या है इसके लिए, कटिंग टीथ है ना, ये वाली चीजें कटिंग एजेस है। इसमें देखो, इसमें कटिंग एज ऐसे आ रही है, इसमें कटिंग एज ऐसी आ रही है ना, जो कल समझा रहा था। अब जब ये वाली चीजें कटिंग एज खराब हो जाएंगी तो ड्रेसिंग से क्या करोगे, इनको हटा दोगे, कौन सी वाली आगे आ गई, ये वाली, है ना। फिर जब ये खराब हो जाएंगी कौन सी वाली आगे आ जाएंगी, जो ये वाली है, देखो ये पीछे है ना। तो बस ये कहानी चलेगी। तो ये फिगर मैंने इसमें एक्स्ट्रा रख दिया जिससे कि आपको जो चीज आपने पढ़ी है वो थोड़ा और क्लियर है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ग्राइंडिंग जो हमने कल समझी है वही चीजें। उसके बाद जो मैंने एक चीज ये बताई थी ना आपको कि इसका कटिंग वो रेक एंगल, तो इसमें रेक एंगल की बात देखोगे तो देखो ये दिख रहे हैं ना रेक एंगल, ऐसे करके पीछे की तरफ ये वाला रेक एंगल, पीछे की तरफ ये वाला रेक एंगल, ठीक है। तो ये चीज होगी, ठीक है, बात क्लियर है। तो ऐसे ऐसे जाना, अगर ये चीज ऐसे है, अगर ये चीज ऐसे है तो इसे क्या बोलते हैं, प्लॉविंग, ठीक है, हल जोतना, खेती बाड़ी करना, ठीक है, प्लॉविंग, ठीक है। और ये है रबिंग और ये है आपकी शेयरिंग। हमें तो शेयरिंग चाहिए ना, हमेशा कोशिश ये होती है कि हमेशा एब्रेसिव पार्टिकल इस शेप का हो जिससे कि वो क्या करे, शेयरिंग करे। रबिंग करेगा तो क्या होगा, स्किडिंग होगी आपकी, ठीक है। प्लॉविंग खेती बाड़ी नहीं करनी, ठीक है। ऐसे ऐसे तो फिर यहाँ पर चिप ही नहीं निकल रही, आप तो सिर्फ दबाने की कोशिश कर रहे हो बस ऐसे, है ना। चिप निकालनी है तो शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। और शेयरिंग करना किससे होगा, एब्रेसिव पार्टिकल जो है उसमें वो शेयरिंग करे, छोटी छोटी चिप निकाले, है कि नहीं। नहीं तो फिर रगड़ी आ जाएगी। जैसे ही वो यहाँ पर ये टूथ आपका ग्लेजिंग कंडीशन में पहुंचेगा, मतलब ये रफ हो जाएगा, जैसे ये टूथ रफ हो जाएगा इसमें रबिंग एंड प्लॉविंग होगी, इसमें फिर शेयरिंग नहीं होगी,
तो अब जब रबिंग एंड फ्रॉगिंग होगी तो सिर्फ हीट ही जनरेट होगी और कुछ नहीं होगा, मटेरियल खराब ही होगा। ठीक है, क्लियर है ना? ये यहाँ पर इस फिगर को लिख रखा था। और ये वाली चीज जो मैंने आपसे बोली थी, ये वाली टेबल आप याद रख लेना, जो अभी समझी थी ना, वो जो चीज मैंने अभी बताई थी, ये टेबल में हो रही है, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद ये एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस, आप अभी सारे मशीनिंग प्रोसेस पढ़ोगे, उसमें लैपिंग में, होनिंग में भी एब्रेसिव यूज होते हैं, एब्रेसिव जेट मशीनिंग में एब्रेसिव यूज होते हैं, एब्रेसिव मशीनिंग में एब्रेसिव यूज होते हैं। आपने अभी कौन सी चीजें पढ़ी है? सिर्फ ग्राइंडिंग एंड प्री ग्राइंडिंग। इनमें एब्रेसिव से रिलेटेड जितनी मशीनिंग है वो सब, ठीक है, भले ही वो फिनिशिंग है होनिंग एंड लैपिंग, बट वो क्या है तो एब्रेसिव से ही यूज होने वाली ना। ठीक है, अब चलो मैं अभी जस्ट आपको होनिंग से ना लेके जाके, मैं जस्ट पहले आपको ना ये वाले पार्ट करवा, आप अपने उसमें ना ब्रोचिंग करो, ब्रोचिंग होनिंग लैपिंग अभी नहीं करवा रहा, पहले मैं आपको ब्रोचिंग करवा। ब्रोचिंग क्या होता है? ब्रोचिंग टूल कैसा होता है? देखो मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, है ना, ये चीजें ना बहुत ही सिंपल वे में। आपने ब्रोचिंग टूल देख लिया, कुछ माइंड में आया? कुछ माइंड में आया? ऐसा ब्रोचिंग टूल दिख रहा है, ऐसे 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 वाला, ये इसको रियल में देखना है, ऐसे देखो, है ना। अब जो ये चीज दिख रही है आपको, सबसे पहले तो ये देखो, ये वाला ब्रोच सिलेंड्रिकल ना देख के ये ब्रोच दिख रहा है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे ब्रोचिंग हो जाएगी, इसके सामने कटिंग हो गई तो फिर ये वाले पीछे तो पीछे आ गई, ये तो पीछे छिप गए उसके, तो कटिंग तो सिर्फ इससे होगी, ये इनसे कैसे हो जाएगी, है ना। हमेशा याद रखना ब्रोचिंग में जो ये चीज आपको दिख रही है ना, ये बिल्कुल सेम हाइट की नहीं है, ये हमेशा ऐसे चलती है, हमेशा याद रखना। ब्रोचिंग में क्या होता है, हमेशा अगर ये हाइट इतनी है सबसे शुरू वाले की, तो अगले वाले टिप की हाइट ना थोड़ी इससे ज्यादा है, उससे अगले वाले टिप की और ज्यादा है। इसको और थोड़ा क्लियर करें, मैंने इसलिए फोटो रख रखे हैं यहाँ पर, जिससे कि बस ये चीजें ना मैं कितना बोल के समझाऊं या कितना खुद से ड्रॉ करके समझाऊं, मैं सीधा इससे समझाऊं। जितना यूकेपीएससी का था खुद से ड्रॉ करके समझाया, कैसे कैसे माइंड में सेट करवाने, सब करवाती है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें बस सिर्फ आपको फिगर से ही मैं डायरेक्टली बताती हूँ। ये अगर ऐसा है तो इसकी और क्लियरिटी लेने के लिए ये फिगर यूज कर लो, ये वाला। अब दिख रहा है? जब आप इस चीज को आगे लेके जाओगे, अब आप समझ में तो आ रहा है ना, ये ब्रोचिंग टूल्स हैं एक तरह से। आप इसको अगर आगे लेके जाओगे तो सबसे पहले सामने वाला कट करेगा, उसके बाद जब दूसरा कट करेगा तो वो पीछे होना चाहिए ऐसे, है ना, और नीचे होना चाहिए ना, जिससे कि अगर यहाँ की रफिंग कर दी तो उसके बाद ये वाली रफिंग आ रही है ऐसे, है ना। इसके बाद फिर ये वाली चीज कट करेगी, मतलब इतना तो कट करते हुए जा रहा है ना, ये वाला पहला वाला उससे जो नीचे वाला टूथ है वो इतना करता जा रहा है, जो इससे नीचे वाला है वो इतना करता जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये ग्राइंडिंग से अच्छा प्रोसेस है ना? ग्राइंडिंग से अच्छा प्रोसेस कैसे? ग्राइंडिंग नहीं, एक तरह से सिंपली कटिंग से, ये ग्राइंडिंग तो फिनिशिंग हो गया, एक कटिंग से अच्छा प्रोसेस है ना। क्यों? क्योंकि कटिंग होगी सिर्फ इसी जगह की और आपको फीड देनी पड़ेगी, उसे ऊपर रखना पड़ेगा, वर्कपीस को ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें फीड ऐसी वाली देने की जरूरत पड़ रही है ज्यादा डेप्थ कट करने के लिए नहीं, क्योंकि वो एक इसकी शेप के हिसाब से ही फीड हमें मिलती जा रही है नीचे की तरफ। फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है ब्रोचिंग में। ब्रोचिंग ऐसे नहीं है कि आपकी नॉर्मल फोर्स से हो गई, फोर्स इसमें बहुत अच्छी लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें सिर्फ एक कटिंग टूल ही सिर्फ एक बार में कटिंग नहीं कर रहा, उसके साथ ही दूसरा भी कटिंग टूल नीचे वाले से कटिंग कर चुका है, उससे ऐसे ही तीसरा वाला, ऐसे ही चौथा वाला, ये सब कटिंग करते हुए धीरे धीरे निकलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चिप स्पाइरल नहीं होंगी हेलिकली। ठीक है, ऑर्थोगोनल रियल वाली कटिंग नहीं होती, हमेशा क्या होती है, हमेशा आपकी हेलिकल होती है, हमेशा होगी। ठीक है, तो ये जो भी आपके पास गैप मिलेगा ना, ये उसमें से होके जाएगी, जो भी हेलिकल चिप्स यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने स्पाइरल बना ली ना तो वहीं पर फंस जाती है। ये अभी जो फिगर बना रखा है, ये टूल रोटेशन का नहीं है, टूल का किसका है, ये अभी है जो ये फिगर। ठीक है, ब्रोचिंग से नहीं, अभी पहले ये प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस देखिए आपको कैसे हो रहा है, ये फिगर के हिसाब से क्या होगा, ये फिगर के हिसाब से ये वाला फिगर वैलिड हो गया माइंड में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको आप ऐसे लेके चलोगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक सरफेस में ग्रूव। चलो ग्रूव बनाएगा या नहीं? ये वाला पार्ट है, ये है, और कैसा ग्रुप बनाएगा वो, कैसा ग्रुप बनाएगा, सिलेंड्रिकल टाइप में, मतलब कैसा ग्रुप बनाएगा, जैसा इसका शेप है वैसे तो आएगा, वैसे ही आएगा। अब थोड़ा सुनना, अगर मैं यहाँ पर इसको आपको देखता हूँ, ये अभी मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाली चीज तो आपकी इसके लिए वैलिड है ना,
ब्रोचिंग से आप ये वाली चीज में भी ग्रुप बना सकते हो ना, ऐसे करके यहाँ पर भी ग्रुप बना सकते हो। यस, कौन से वाले टूल से, गलती मत करना, कौन से वाले टूल से, सिर्फ इससे, सिर्फ इस वाले से। इससे आप एक्सटर्नल बना सकते हो, एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल दिखा रहा हूँ बाहर, बाहर ये बाहर दिखा रहा हूँ, एक्सटर्नल ग्रुप बना सकते हो, बना सकते हो सिर्फ इस टूल से। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इंटरनल बनाना है, इंटरनल लाइक मान लीजिए आपके पास सिलेंडर था, अंदर की तरफ जा रहा है सिलेंडर ये, और इस सिलेंडर में यहाँ पर आपने ग्रुप मतलब होल दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे ग्रुप बनाना है यहाँ, ऐसे वाला, ऐसे वाला। क्या करोगे, इसको यहाँ से ऐसे पास करके लेके जाओगे। ये सुनो, इस वाली चीज को ऐसे लंबा उठाया, ऐसे वाला है ना, और इस चीज को यहाँ से पास करवाया, जितना बड़ा क्या नहीं होगा? होता वहां तक रोक दिया। जैसे जैसे स्लोटिंग था, स्लोटिंग में आपने ऐसे तो किया था, स्लोटिंग में बार बार टूल जा रहा था, बाहर आ रहा था, बार टूल जा रहा था, बाहर आ रहा था, वो वीडियो याद है? ठीक है, स्लोटिंग वाली। बस इसमें क्या होगा, इसमें टूल बाहर बार 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 बाहर जाएगा, बार बार, एक बार में इसने काफी डेप्थ कवर कर दी, एक बार में काफी डेप्थ। कैसे? सर उसकी साइज अलग है ना, क्योंकि इसकी साइज अलग है, क्योंकि आपने अगर इससे स्टार्ट किया तो इसने थोड़ा सा काटा, बट इसने थोड़ा सा और काटा, इसने थोड़ा और काटा एक साथ। अभी जो फिगर बनाया तो याद है ना, ये तो हर चीज एक साथ नहीं होगी। अंदर तक तो कम होगा ना उसका। जब ये पहली बार में जाएगा, जब ये पहली बार, और आर पार निकलेगा ना, थ्रो आउट, ये थ्रो आउट के हिसाब से होगा, ये कभी भी ब्लाइंड होल के हिसाब से नहीं होगा, हमेशा थ्रो आउट, क्योंकि चिप को आपको आगे की तरफ फेंकना है, चिप को आपको आगे की तरफ, पीछे को ये फ्लूइड लगे हुए जो चिप को ऊपर की तरफ भाग के बाहर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ब्लाइंड होल नहीं है, ब्लाइंड होल होता तो आपका यहाँ फिर ये वाली यूज नहीं होगी, फिर क्या यूज होगी, फिर होगी ड्रिल टाइप से यूज। ठीक है, रिमर्स टाइप से यूज, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड वाला हिसाब। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, फ्लूइड्स हमारे ऊपर की तरफ आएंगे, इसमें फ्लूइड्स इस तरह से नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये वाली छोटी छोटी गैप है, इसमें चिप आपकी आएगी और इस चिप को बाहर निकलना पड़ेगा ना। ठीक है, बात क्लियर है? तो जैसे जैसे एक छोटी छोटी चिप आएंगे, एक 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 चिप में छोटी छोटी चिप, छोटी छोटी चिप, और वो रोकने की भी नहीं है उस चीज को, क्योंकि इतने गैप में आ जाएगी ना, वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसे क्या किया, इसे आपने अंदर की तरफ लेके गए, तो धीरे 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 ये हर एक टूथ इसका चिप काटता हुआ अंदर की तरफ लेके जा रहा है। बात क्लियर है? तो इससे क्या बना, इससे एक की-वे स्लॉट बन गया। ये सुनो, ये एक ग्रुप बन गया, बट वो कैसा ग्रुप है, की-वे टाइप। ये कैसा है, इंटरनल दे दिया। अब आपको मान लेते हैं, आपको क्या करना था, आपको सिर्फ एक नहीं बनाना, मान लीजिए आपको बहुत सारे बनाने, समझ रहे हो मेरी बात को? मान लीजिए आपको बहुत सारे बनाने हैं। ब्रोचिंग में क्या हो रहा है, ब्रोचिंग सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती, ब्रोचिंग हमारी दो टाइप की होती है अंदर, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस ब्रोचिंग में एक तरीका है, एक तो ये कीवे बना दिया, दूसरा भी कीवे चाहिए, लाइक स्प्लाइंस, लाइक स्प्लाइंस ऐसे करके। ये चाहिए वर्क पीस में, गलती मत कर देना इस फिगर से, ये चाहिए वर्क पीस में। तो कैसी होनी चाहिए आपकी ब्रोचिंग टूल, कैसा होना चाहिए ब्रोचिंग टूल? खुद में स्प्लाइंस ना इसमें ऊपर उठी होगी, है ना, और ये कैसा होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का, समझ रहे हो? ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, इसमें एक तो ये होगी, है ना, ऐसे ही एक यहाँ पर होगी ऐसे करके, नहीं समझ में आ रही? यस सर। एक यहाँ होगी ऐसे, एक यहाँ होगी ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? नहीं हो गया? क्लियर है या नहीं? स्प्लाइंस होंगी, और इस स्प्लाइंस में क्या होगा, जो हमने ये ब्रोचिंग टूल्स लिए हैं वो चीजें होंगी ऐसे, लाइक एक तो ये बन के आ गया, एक लाइक ऐसे बन के आ गया कुछ। ठीक है, एक लाइक ये बन के आ गया कुछ, ये टाइप। ये टाइप। ठीक है, बट ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, डायरेक्टली गियर ही मत सोच ले, कैसा है ये, कैसा है, इसमें ये टूथ यहाँ तक है, उसके फिर यहाँ पर क्या है, इससे थोड़ा सा ऊपर हाइट का टूथ, अगर मैं इसे ऐसे फ्लो कराना चाहता हूँ, है ना, इससे अगला वाला टूथ क्या है, इससे और ज्यादा हाइट का, इससे अगला टूथ इससे और ज्यादा हाइट का। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं, मैंने क्या क्या बोल दिया। ये जो फिगर है ना, मैं आपको सारी चीज दिखा नहीं सकता ना, क्योंकि ये चीज है, ये चीज आपकी कहाँ चलनी चाहिए, हर वाले टूथ में, हर वाले। बात क्लियर है? वो टूथ हमारा क्या बनेगा, अब ये जो है ये आपका ब्रोचिंग टूल है, ये आपका हो गया ब्रोचिंग टूल। और ये ब्रोचिंग टूल में अगर यहाँ गैप दे रखा है ना, मैंने ऐसे गैप है ना, ये तो ये यहाँ पर कौन सी वाली चीज दिखाएगा, अगर ये गैप है तो ये गैप दिखाएगा इस वाली चीज को। ये सुनो, यहाँ पर क्या है, ब्रोचिंग टूल का कोई टिप आया नहीं, आया ना, इस जगह कहाँ आया टूथ, यहाँ पर आया ना, तो यहीं से तो गैप क्रिएट करेगा। बात एकदम क्लियर है? तो ऐसा ब्रोचिंग टूल, कैसा वाला, ऐसा ब्रोचिंग टूल क्या प्रोड्यूस करेगा, स्प्लाइंस।
ऐसा ब्रोचिंग टूल क्या प्रोड्यूस करेगा? स्प्लाइंस ग्रुप्स या स्प्लाइंस टीवेज। ये सुनो, इतना क्लियर हो गया? कैसा वाला? इंटरनल। ये खुद में एक्सटर्नल है, देख रहे हो, ये खुद में एक्सटर्नल ट्रूथ है, ट्रूथ है मतलब सिलेंडर के ऊपर, बट ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इंटरनल। समझ में आया नहीं? ये इंटरनल ग्रुप्स प्रोड्यूस करेगा, ना कि एक्सटर्नल। ठीक है। दूसरा तरीका, ब्रोचिंग और किस तरह से यूज हो सकती है? ब्रोचिंग यूज हो सकती है डाया को बढ़ाने के लिए, मतलब इंटरनल बोरिंग के लिए। समझो जरा, ब्रोचिंग एक तो तरीका ये हो गया ब्रोचिंग का, कीवेज बनाने के लिए। ये वाली ब्रोचिंग इंटरनल, ये वाला जो ब्रोचिंग, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला सिलेंडर के ऊपर ऐसे ब्रोचिंग टूल लगे हुए, ये हमारा हमेशा इंटरनली देगा। एक्सटर्नल कौन देगा? जब ब्रोचिंग कैसा बनाए, ब्रोच टूल कैसा बनाए? इस तरह का। समझ रहे हो? ये ब्रोच टूल कैसा बन रहा है? इस तरह का। इसमें जब वर्क पीस लगाओगे तो वर्क पीस ये गया अंदर, सॉलिड वर्क पीस, उसमें कैसी चीजें दिखेंगी? ये ग्रुप्स दिखेंगे बनते हुए, ये ग्रुप्स बनते हुए दिखेंगे। इसमें समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? ये उल्टा फिगर हो गया ना। इसमें क्या लगाओगे? सॉलिड साफ लगाओगे ना, जो सॉलिड वर्क पीस है वही तो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? मतलब क्लियर नहीं हो रहा ना? नेगी जी आप सुन ही नहीं रहे हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया या नहीं? मैंने ये वाली चीज क्या बोली? ये क्या है? ये देखने में इंटरनल लग रहा है, ये इंटरनल टूल की तरह लग रहा है, बट ये काम क्या करेगा? ये एक्सटर्नल स्प्लाइंस प्रोड्यूस करेगा। इन एक्सटर्नल स्प्लाइंस, और कहाँ स्प्लाइंस आएंगी? स्प्लाइंस कहाँ आएंगी? इसमें देखो, इस फिगर को अगर थोड़ा यहाँ से देखोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे ब्लू कलर से दिखा रहा, ये जो है ना ऐसे, ये जो है ऐसे, ओहो इतनी गहरी। लेकिन आप तो सोचेंगे ठीक है, ऐसे ही ये सिमिलरली जा रहा होगा, ऐसे ही सिमिलरली जा रहा होगा। अब ये बताना, ये जो है ये क्या बना दिया मैंने? ब्लू वाला, ब्लू वाला, ये रियल में ब्लू वाला क्या माइंड में चल रहा होगा? ये चल रहा होगा। ये ब्लू वाला खुद में क्या है? एक सॉलिड। ब्लू वाला क्या है? एक सॉलिड। गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको प्रोफाइलिंग करना होगा, बिल्कुल इसे बोलते हैं शेपिंग, गियर शेपिंग प्रोसेस। बट यहाँ पर कैसी होंगी? ये प्रोफाइल्ड होंगी ये स्प्लाइंस। ये जो आपने बना रखे हैं ना इसमें, वो फिर प्रोफाइल्ड होंगी। कैसी? इनवॉल्यूट के हिसाब से, तभी तो यहाँ पर वो शेप इम्प्रिंट करेगा। ये फिगर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये वाला चीज है। तो यहाँ पर एक फायदा भी होगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है इसको क्या बोलेंगे? ये टूल कैसा है? टूल इंटरनल है, बट ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है? एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस ऑन दी वर्क पीस, एक्सटर्नल सरफेस ऑन दी वर्क पीस। ये दिख रहा है ना जो उभर के आ रहा है? ये वाला क्या है मेरा? ये वाला मेरा वर्क पीस का सरफेस दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन वाला, और अंदर जा रहा होगा ऐसे। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? है ना? ये हो गया स्प्लाइंस। बट अगर मैं आपसे कहूँ बोरिंग करनी है, तो बोरिंग करने का मतलब क्या होता है? पूरा डाया ही बढ़ना, पूरा डाया, उसमें स्प्लाइंस वाली जगह नहीं होनी चाहिए, पूरा डाया। तो पूरा डाया कैसे बढ़ेगा? जब आपके जो टूथ है ना, ये टूथ पूरे पे कवर हो, लाइक ऐसे। इससे अगला वाला टूथ क्या होगा? इससे थोड़ा सा बड़ा, क्या होगा? इससे थोड़ा बड़ा, बट क्या होगा? पूरे सर्कुलर शेप में, लाइक ये वाले, लाइक ये वाले दिख रहे हैं ये? ठीक है, इधर से होगा, इधर छोटा है सबसे। हाँ टेपर हमेशा नहीं, बोरिंग तो इसकी इस वाले डाया की होगी ना। लास्ट बोरिंग किससे हो रही है? इस वाले डाया से। जब ये पार होके जा रहा है तो इतना पार हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? नहीं आप थोड़ा सोचने में गड़बड़ कर रहे थे, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्टार्टिंग में आपका डाया कितना था? ड्रिल्ड डाया इतना था, मान लो ड्रिल्ड डाया इतना था इस मटेरियल में। अरे सुन लो भाई, सभी क्लियर है? ड्रिल्ड डाया इतना था, इतना। आपने इस ब्रोचिंग टूल को यहाँ पर डाला, इसने क्या किया? यहाँ से तो चलो कट नहीं किया, इससे कट किया, मान लो इससे थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा कट होगा तो यहाँ से आएगा ना कट, है ना? और ये कैसे आ रहा है? सिर्फ स्प्लाइन नहीं है ये क्या है? पूरी डाया पर, पूरी डाया पर कटिंग है, जिसका मतलब पूरी डाया से चिप निकल रही है ना? जस्ट ये चिप निकली, बट तुरंत ही ये वाला आ गया वापस, और ये वाला आ गया तो इसने और थोड़ा सा बढ़ाया, है ना? और वो अंदर वाला पार्ट कट करता हुआ जा रहा है, तो वो उसे पहले कट करता हुआ जा रहा है, जिससे कि इसके लिए ज्यादा थिकनेस ना हो। ठीक है, तो जितनी जितनी थिकनेस बचेगी वो सब पर थोड़ी थोड़ी तो आ रही है ना, बट वो थोड़ी थोड़ी थिकनेस जो हम ऐड कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुंच गई? वो पहुंच गई हमारी यहाँ तक।
तो फाइनली हमारा जो फिगर बनेगा वो किसके थ्रू जाता हुआ दिखेगा, लास्ट में वो इतने के थ्रू जाता हुआ दिखेगा। तो ये पूरे डाया के हिसाब से क्या हो जाएगा फाइनली बोथ। ये सुनो समझ में आ गया ये क्या क्या बोल दिया है ना। तो इसे क्या बोल देते हैं ब्रोचिंग टूल। ब्रोचिंग टूल में आपको क्या हो रहा है, कटिंग एजेस क्या है, मल्टी है या सिंगल है, मल्टी है, और एक साथ ही एक ही फीडिंग में सारा आपका बोरिंग मिल रहा है, मतलब जो भी आपको डाया आउटकम में निकालना है उतना मिल रहा है। जो डिजायर होगा बस हाँ, वो complete लास्ट में डायर रखना। जो डिजायर होगा उतना ही लास्ट का डाया रखना। हाँ ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने इसके डायर में बीच में छोड़ दिया, बीच में छोड़ना मत, ठीक है। जितना इसका हमें रिक्वायर्ड था डाया, उतने डाया का ब्रोचर मैक्सिमम डाया से यूज करेंगे, क्योंकि इसे पूरा आर पार निकालना है, ठीक है। पूरा आर पार निकालना है, तभी तो इस वाले का फाइनली होगा ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ यहाँ पर जाके छोड़ दो कितना ग्रो करना था, तो क्या होगा, इसमें चिप तो फंसी रह गई ना हर जगह, ठीक है। इतने वाले एरिया में तो चिप फंसी रह गई, तो इसे वापस क्यों लेके आना है, तो अंदर की सर्फेस खराब हो गई। आपको आर पार निकालना है, तभी आपकी चिप सब बाहर आएंगे, ठीक है। उम्मीद है क्लियर है। इसी से रिलेटेड एक वर्डिंग और समझा देता हूँ और ब्रोचिंग आपका कंप्लीट, ठीक है। ब्रोचिंग गियर मैन्युफैक्चरिंग, ये देखो ये वाली चीज आपने देखो, इसमें तो क्या है फिगर में थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रखा है। फिगर में ये आपको सेम डाया के दिख रहे हैं, बट सेम डाया के तो है नहीं, है ना। ये डाया चेंज है। अब डाया में चेंजमेंट भी थोड़ा ऐसा होता है, कैसा, मैं इसका बड़ा फिगर बना रहा हूँ, है ना। बड़ा बड़ा का मतलब आपकी जो एंगल है वो ना दिखा रहा हूँ, है ना। नहीं तो एंगल इतने भी जल्दी दिखेंगे नहीं आपको, ये बहुत ही कम एंगल होते हैं। क्या पहले ऐसे जा रही है शेप, समझ रहे हो, ये थ्रेड्स है यहाँ पर, ये कटिंग एजेस, ये कटिंग एजेस एरिया में ऐसे बढ़ रही है, उसके बाद कटिंग एजेस एरिया में इतनी बढ़ती है, थोड़ी बढ़ती है, फिर उसके बाद कटिंग एजेस बहुत ही कम बढ़ती है एरिया। समझ में आ रही है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये चीज मैंने कैसे दिखाया, पहले ज्यादा बढ़ेंगी एरिया में, मतलब उनकी डाया बढ़ेगी, उसके बाद थोड़ी बढ़ेगी, बट इसके बाद बहुत ही कम बढ़ेगी एरिया। एरिया में बढ़ने का मतलब एक लेंथ के हिसाब से, तो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये लेंथ ले ली मैंने कुछ, ये लेंथ ले ली। ये क्या है, यहाँ पर होगी रफ कटिंग, क्यों, क्योंकि आपके सामने चिप आएगी बहुत ज्यादा आ रही है। देखो इस वाले के लिए चिप बहुत ज्यादा आ रही है, ये तो ये है रफ कटिंग, तो इन्हें बोलते हैं रफिंग टूल्स। ये ब्रोचर का ये वाला पार्ट क्या होता है, रफिंग टूल्स। मैंने इस वाले फिगर में देखो यहाँ पर ये चीज है, ये क्या हो गया हमारा शुरुआत वाला रफिंग टीथ, जिसमें कटिंग ज्यादा हो। उसके बाद क्या है, फिनिशिंग हमेशा किससे होती है, छोटी छोटी चिप निकाल के, फिनिशिंग हमेशा छोटी छोटी चिप निकाल के होती है, वही तो फिनिशिंग होती है। तो रफिंग के बाद होगा सेमी फिनिशिंग, और सेमी फिनिशिंग के बाद होगा ग्राइंडिंग। फिनिशिंग ग्राइंडिंग नहीं यार, बहुत गलत बात है। ग्राइंडिंग व्हील की, ये ग्राइंडिंग व्हील इसको ग्राइंड कर रहा है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये इस ट्रुथ को ग्राइंड कर रहा है। ये फिगर वो चीज है, ये वाला जो फिगर है वो दिखा रहा है इस ट्रुथ को, किसके ब्रोचर के ट्रुथ को ग्राइंड कर रहा है, जो ब्लंट हो गया था उसे ग्राइंड कर रहा है ना। ये ग्राइंडिंग व्हील है जो मैंने यहाँ पूछा, ये दिख रहा है, मैंने आपको नहीं दिख रहा, आप आप ना थोड़ी ये गलती कर देते हो। जब मैं फिगर बनाता हूँ ना, सुनो, जब मैं फिगर बनाता हूँ तो आपका माइंड इधर भाग जाता है, ये हो गया है लोग, पता नहीं क्या हो गया इससे। मैंने आपसे कहा कि ये जो चीजें नीचे की है ना, ये मुझे दिख ही नहीं रही। अच्छा दिख रहा, अब देखिए, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पेज का यूज किया है, मैंने इसका यूज नहीं किया कि इसके ऊपर आंसर पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं ग्रीन वाली चीज की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ग्रीन वाले में ये चीज क्या है, ये किससे क्या हो गया, आई अपोलोजाइज, ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली तो हो जाती है। ये है, ये अरे तो पूरा हट गया, जिस पर ये लाइन आई है, मैं फिगर घूम पे आया, तो उसमें ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट, तो गलती मेरी भी है थोड़ी, मैंने बिल्कुल गाइडिंग मेरे ऊपर बना रखी। ये वाली चीज क्या है, होंगे लॉन्गेस्ट, बट उनके जो बीच की वो है ना गैप, मतलब गैप कैसा, थिकनेस वाइज, मतलब डाया में जो चेंज हो रहा है, डाया में चेंज बहुत कम है, डाया में चेंज बहुत कम है। अगर डाया में चेंज ज्यादा है ना, तो इसके सामने थिकनेस ज्यादा आएगी, चिप की थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज क्या कर रही है, ये वाली चीजें कर रही है फिनिश, ये वाली जो चीजें हैं ये क्या कर रही है हमारी फिनिश। नहीं समझ में आ रहा है, ये वाली चीजें क्या कर रही है फिनिश, ये वाले ट्रुथ क्या हो गए हमारे फिनिशिंग टिप, ये फिनिशिंग टिप है, ये सेमी फिनिशिंग टिप है, ये हमारे रफिंग टिप। नहीं समझ में आ रहा, हो गया ना, क्लियर है,
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब ये वाला फिगर ऑब्वियस यार मुझे गति करना पड़ेगा, मैंने बहुत ही ऊपर इसके ऊपर डाल दिया है ना। फिगर आपको दिख ही रहा है, फिगर ये दिख रहा है, ठीक है। बट ये जो चीज है ना ये वाली, ये क्या है? ये है जब हमारे ब्रोचिंग फिक्स क्या करते हैं, जब एक बार ऐसे लेके जाओगे तो हो जाएंगे ब्लंट, फोर्स ज्यादा लग रहा है ब्लंट, तो ब्लंट को साफ करने के लिए फिर से इसको ग्राइंडिंग टूथ से, चलो हमने पढ़ा भी था, ग्राइंडिंग व्हील कौन सी वाली? टूल कटर। तो टूल कटर में क्या होगा कि आपकी ये जो ग्राइंडिंग व्हील है ना ये वाले, ये ग्राइंडिंग व्हील इसकी शेप के हिसाब से वहां पर ग्राइंड कर देंगे, शार्प कर देंगे, ठीक है। चलो ये वाली चीज समझ में आ गई। इस वाले फिगर की टेंशन नहीं लेनी है, कोई एंगल वेंगल याद नहीं रखने हैं, इतना एंगल नहीं आने वाला ये केस, ठीक है। नहीं एसएससी में तो ये चीजें बहुत ही रेयर है, ये आती ही नहीं, ठीक है। बट यूके पीएससी आरआरबी इन सब के लिए हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग से पहले मैं आपको गियर मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। अभी ब्रोचिंग हो गया यहाँ तक, अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको गियर मैन्युफैक्चरिंग। कहाँ गई मैन्युफैक्चरिंग? कौन सी प्रोसेस होती है? मेटल कटिंग या फिनिशिंग क्या होता है? मशीनिंग अब दिख रहा है इसमें फिनिशिंग भी आ गया, बट फिनिशिंग मतलब ये नहीं है कि फिनिशिंग ही है ना। फिनिशिंग के लिए बस सिर्फ काम फिनिशिंग का ही करें, जो कि ग्राइंडिंग होती है। मेन चीज होती है ऑप्शन, ऑप्शन में भी ग्राइंडिंग नहीं है, ऑप्शन में रीमिंग है, ऑप्शन में ब्रोचिंग है, ऑप्शन में ग्राइंडिंग है ही नहीं। तो ब्रोचिंग, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो फिर ब्रोचिंग, तो उसमें कटिंग भी हो रही है शुरू में, फिर सेमी फिनिशिंग है, फिर फिनिशिंग, लाइक इन रिमिंग आल्सो है ना। रिमिंग में भी क्या है? कटिंग भी है और फिनिशिंग भी। रिमिंग में क्योंकि उसमें जो मशीन जो चिप है वो बहुत छोटी होती है, उसमें चिप छोटी होती है। नहीं ऐसा वाला आंसर नहीं आएगा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर ब्रोचिंग ही रहेगा, जो आपका क्वेश्चन उसका आंसर ब्रोचिंग ही रहेगा, कि जिसमें एक साथ ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जनरल आंसर सब मशीनिंग होगा, ये मशीनिंग है, ये मशीनिंग है। ब्रोचर किसमें आता है? मशीनिंग में। ये फिनिशिंग टूल नहीं है, फिनिशिंग टूल हमारा ग्राइंडिंग ही है, इसके बाद फिर से ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर फिनिशिंग की बात करनी है तो, ठीक है। चलो बस ये फिनिशिंग टीथ थे कि जो वहां से सारे का फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिनिशिंग टीथ थे, ठीक है। अब आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर में क्या होता है? गियर हमने बनाने हैं, और गियर हमने बनाने के प्रोसेस ना पहले ही पढ़ ली है। जो चीजें नहीं पढ़ी है वो है टाइप रोलिंग, कास्टिंग, ये वाली चीज। आपसे कहा कि आपको गियर बनाना है, तो गियर बनाने के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? वो गियर बनाने के लिए एक ब्लैंक, ब्लैंक समझ रहे हो? प्री फॉर्म्ड ब्लैंक, जो मैंने सबसे शुरू में समझाया था मैन्युफैक्चरिंग, एक वो ब्लैंक जो जिसके ऊपर, जो ऐसा नहीं कि कुछ भी ले ली, एक वो ब्लैंक जिसका ऊपर वो पर्टिकुलर हमारी चौड़ाई का हो, ठीक है, जिस पर हम टिथ बना दे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्री फॉर्म्ड ब्लैंक। आपने पहले इसे बनाना पड़ेगा ना, प्री फॉर्म्ड ब्लैंक। ये आपने ले लिया, इसे किस चीज पर रखा जाए, मतलब किस प्रोसेस से लेके जाए कि हमारी गियर बन जाए। तो गियर बनाने के लिए हमारे पास ना काफी प्रोसेस हैं, उनको हम दो मेन कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है गियर जनरेशन, हम जनरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, गियर जनरेटिंग, और एक हो गया हमारा गियर फॉर्मिंग। हाँ अभी ये समझा रहा हूँ। फॉर्मिंग बेसिकली क्या होता है? एक शेप ही तो कास्टिंग के बेसिस पर जो आके बन के आ रही है, ठीक है। गियर जनरेटिंग, जहां आप किसी चीज से क्या करते हो? जनरेट कर रहे हो प्रोफाइल। जनरेट का मतलब क्या हुआ? जनरेट का मतलब है कट करना। आप चाहते हैं इसको ज्यादा कंफ्यूज मत हो, हिंदी में जनरेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब इससे रिलेट करने वाले सिनोनिम, ठीक है। जनरेशन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज से कट करके उसकी शेप बना दे, ठीक है। जबकि फॉर्मिंग का मतलब क्या है? उस पर शेप वैसी आ जाना जैसे कि हमारे पास थी, है ना, उस पर शेप वैसी आ जाना। लाइक आपको याद होगा, ये फॉर्मिंग का सेंस कैसे होगा? लाइक कि आपके पास पहले से वो टूथ है, पहले से वो फॉर्म टूथ है। मैंने आपसे बोला था ऐसी चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी? मिलिंग में। बहुत बढ़िया, मिलिंग में मैंने आपसे बोला ना, मिलिंग में आपको ये प्रोफाइल चाहिए, इस पर कौन सी चाहिए? इनवोल्यूट। तो क्या आपने इनवोल्यूट के हिसाब से कटिंग की इसमें ना? इनवोल्यूट के हिसाब से आपने कहाँ प्रोफाइल दी थी? उस मिलिंग कटर पर। भूल गए? उस मिलिंग कटर पर आपने क्या दिया था? मिलिंग कटर पर आपने वैसे ही टूथ बनाए थे।
फॉर्म मिलिंग याद आ रहा है ना, फॉर्म मिलिंग किसे बोला था। तो गियर टूथ प्रोफाइल वैसी बनी थी, बस अब आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से बस इस पर ये बना देना, जो हमारी फॉर्म आ रही है ना, ये फॉर्म बस इस पर बना देना। बात क्लियर है। तो जो उसकी फॉर्म है, सुनो सुनो, जो उसकी फॉर्म है उस फॉर्म से आपने ये चीज बना ली, ठीक है, तो वो क्या है हमारा फॉर्मिंग, ठीक है, वो है हमारी फॉर्मिंग। बात क्लियर है, ठीक है। ऊपर वाले में भी तो यही हो रहा कटिंग। नहीं, अब देखो कटिंग में हम किस तरह की शेप लेके चल रहे हैं। जनरेशन का मतलब होता है कि आपने वो शेप बनाई कैसे, लाइक इस पर गियर, लाइक आपने स्लोटिंग करके, ठीक है, एक शेप बना रहे हो, बट शेप कैसे बना रहे हो, आपकी कटिंग उस हिसाब से हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा जनरेशन प्रोसेस। फॉर्मिंग में हमारा और कौन सा आ सकता है, फॉर्मिंग में आ सकता है हमारा रोलिंग, ठीक है। रोलिंग कैसे, रोलिंग की पहले ही आपने शेप दे रखी है, ऐसी रोलिंग किसमें होती है, रोलिंग होती है ऐसे, कुछ माइंड में याद चल रहा है। अगर मैं रोलिंग में ऐसे रखूं, क्या, दो प्लेट ऐसे, इस प्लेट पर क्या है, थ्रेड्स बने हुए हैं, जिसे थ्रेड रोलिंग बोलते हैं। ऐसे हमारी थ्रेड, ये रोलिंग में आपका गियर भी बन जाता है। तो मैं आपको थ्रेड रोलिंग बता रहा हूँ फिलहाल, थ्रेड रोलिंग। इस पर क्या लगा रखे हैं, ऐसे थ्रेड्स बना रखे हैं ऐसे करके, इस प्लेट पर भी क्या है, थ्रेड्स बना रखे हैं, बीच में क्या रख दिया, ये ब्लैंक, एक सिलेंड्रिकली थ्रेड रोलिंग बता रहा हूँ। थ्रेड रोलिंग गियर नहीं है, ये थ्रेड रोलिंग है। गियर वाले का फोटो मैं भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये जो चीज है, इसको इसके बीच में रख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको देखो, कटिंग वटिंग कुछ नहीं होगी फॉर्मिंग में, देखिए ध्यान से देखो, इसको हमने क्या किया, इसको इस पर रखा, इसको ये, अब क्या किया, इस वाली प्लेट को आगे चला दिया ऐसे करके। क्या हो रहा है ये, अरे कोई पैनी दे दो, ये चीज क्या हो रहा है, हो गया भैया, ये चीज ऐसे जा रही है, किसके साथ, फोर्स के साथ। तो जो इस पर थ्रेड थे, ये तो एकदम स्मूथ था, जो इस पर थ्रेड थे और जो इस पर थ्रेड थे, वो इस पर आ रहे हैं ना, बस इसी को कहेंगे फॉर्मिंग। ऐसे ये तो थ्रेड का बता दिया कि इजी है समझना थोड़ा, ऐसे होता है गियर का भी रोलिंग होता है, ठीक है। जैसे नर्लिंग हाँ, जैसे नर्लिंग आप फॉर्मिंग में सोचते हो ना, बस वहां पर ये जो नर्लिंग के प्रोसेस के हिसाब से वहां पर गियर मान लो, बस वही चीज, ठीक है, गुड, ठीक है। एक होता है गियर बॉबिंग, वो भी हमारे जनरेशन में आता है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ना, अब इसको आराम से पढ़ते हैं, रफली मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं, दो प्रोसेस है हमारे, एक है हमारा फॉर्मिंग, एक है जनरेशन, ठीक है। फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है, where the profile of the teeth are obtained as the replica of the form of the cutting tool like milling, broaching, etc. ठीक है, ठीक है, लाइक मिलिंग, ब्रोचिंग, एक्सेट्रा। जो हमारे पास फॉर्मिंग है ना, फॉर्म जो हमने लेके चल रहे हैं, वो चीज हम यूज कर रहे हैं। जनरेशन में क्या होगा, जनरेशन में where the complicated tooth profiles are provided by much simpler form of the cutting tools like edges through rolling type tool, work motion, etc. hobbing, gear shaping, etc. gear shaping, hobbing, milling, cutting, broaching, ये जितनी भी चीजें हैं ना, अब ये आएंगी आपके इस वाले प्रोसेस में। ये जो हमने यहाँ पर अलग अलग इसके फोटो रखे, लाइक सबसे पहले है हमारा गियर जनरेशन। अब थोड़ा सुनना, गियर जनरेशन में ये वाली चीज क्या हो रही है, इस चीज को देखो, मुझे ये है मेरे पास ब्लैंक, ये ब्लैंक है, अभी ये बना नहीं, मान लो ये क्या है, मेरे पास ब्लैंक है। इस ब्लैंक के ऊपर मैंने क्या किया, इस पर गियर पहले से कटा हुआ है, पहले से इस पर गियर कटा हुआ है, ऐसा बन रहा है। इस पर सॉरी रैक ऐसे बनी हुई है, एक रैक, बट इस रैक में जो ये है ना, ये वाला गियर, ये डायरेक्टली आप रैक की तरह यूज नहीं कर सकते। ये वाला रैक, कौन से वाले रैक की तरह, अपने रैक की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है यहाँ पर कटिंग एजेस। सुनना जरा ध्यान से, क्या गियर में कटिंग एजेस होती हैं? समझ रहे हो? ये वो है जब आप जनरेशन करना चाह रहे हो एक प्रोफाइल का इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपने रैक लिया ना, जिससे जनरेट करना चाह रहे हो इसकी प्रोफाइल इस पर जनरेट करना चाह रहे हो, तो जनरेट करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, नीचे की साइड में कटिंग एजेस। अगर ये कटिंग एजेस नहीं होगी इस रैक में, तो कभी भी ये मेटल कट होगा नहीं। तो ये आपके पास जो ये चीज दिख रही है ना, ये कहलाएगा क्या, टूल, क्योंकि इसमें क्या है, कटिंग एज। और ये किसमें लगा होगा, मशीन में। समझ में आ रहा है? वर्कपीस कौन सा है, ये रहा। आपको वर्कपीस भी नहीं समझ में आ रहा होगा, वर्कपीस समझ में आया, वर्कपीस है ये, वर्कपीस ये है। और इस वर्कपीस पर क्या हो रहा है, इस पर हम जनरेट कर रहे हैं ये वाली प्रोफाइल्स। ये जनरेट कैसे कर रहे हैं, कट करके। कट कैसे कर रहे हैं, इस वाली चीज में क्या है नीचे, एजेस।
तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे एक बार ऊपर गया, फिर जब नीचे आएगा तो ये कट करेगा, थोड़ा सा कट करेगा, ये डायरेक्टली एक साथ में नहीं कट कर देगा, कोई ब्रोचर नहीं है एक टाइप का, ठीक है। तो ये छोटा सा कट करेगा, कट करने के बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा कट करेगा, तो इसको क्या देंगे हम, फीड इधर की तरफ इधर की तरफ, जिससे अंदर की तरफ चलता रहे, है ना। और इसको फीड कैसे देंगे, ऐसे वाली, ये इसके सामने आते रहे सारे पार्ट आते रहे सामने, ठीक है। हाँ इसे इंडेक्सिंग नहीं, रेगुलर है ना, रेगुलर धीरे 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 बढ़ती जा रही है। अगर हेलिकल है तो रेगुलर, और अगर इस पर है तो इंडेक्स, इस पर है तो इंडेक्स, हेलिकल है तो रेगुलर, है ना। हेलिकल है, हेलिकल एंगल पर होंगे, उसमें भी चीजें होती हैं, ये जो चीज है, हाँ हेलिकल में एंगल क्यों देंगे, सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूज ना करो, रुको एक सेकंड। देखो यहाँ पर ये जो चीज है, ये आपकी स्पर गियर में जब ये चीज रेसिप्रोकेट कर रही है, अगर ये स्पर गियर है, ये चीज रेसिप्रोकेट कर रही है, तो ये उस जगह रुक जाएगी, ये रेसिप्रोकेट कर रही है ना, तो ये उसी जगह रुक जाएगी, तभी तो उसका एक शेप आएगा, है ना। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा, तो थोड़ा 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 आगे जाएगा, फिर ये आगे, हाँ ये वाली, और इसे फीड देनी, इसे अंदर की तरफ फीड देनी, इसे अंदर की तरफ फीड देती जाती, ठीक है, ये वाली चीज, बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग टूल, ये हो गया टूल हमारे पास, है ना। टूल भले से रैक टाइप का है, टूल रैक टाइप का है, बट इसमें क्या है, एजेस है। लाइक एक तो ये फिगर दिख रहा है आपको, इससे क्या बनेगा, इससे क्या बन रहा है हमारा एक्सटर्नल गियर, क्या बन रहा है एक्सटर्नल गियर, ठीक है। तो ये आप चाहे तो नाम याद रख लेना, रैक टाइप कटर है, ठीक है। इसके लिए ये वाला वर्ड भी अगर आ गया तो, वैसे आएगा नहीं, इतना नहीं पूछेंगे, ठीक है। सुंदरलैंड, सुंदरलैंड करता हूँ, वैसे सेंट्रललैंड होगा, ठीक है, सुंदरलैंड आपने सुंदर उसके बाद आता है, देखो वो था रैक टाइप, रैक टाइप को गियर शेपिंग नहीं बोलेंगे, वो है रैक टाइप कटर, ठीक है। गियर शेपिंग होती है जब आपका सर्कुलर कटर, सर्कुलर कटर कैसा है, देखो ये भी आपको गियर जैसा दिख रहा है, बट ये गियर नहीं है, ये क्या है, सर्कुलर कटर। सर्कुलर कटर कैसा है, ये सर्कुलर शेप में है, देखो सर्कुलर शेप में दिख रहा है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको भी ऐसे तो लेके जाओगे, ऐसे ऊपर नीचे लेके जाना है, और इसमें क्या प्रोफाइल आएगी, जो ये वाली प्रोफाइल इसमें बना रखी है, वो प्रोफाइल इसमें बनती हुई आती जाएगी, क्लियर है ना। ये रोटेट भी कर सकता है क्योंकि ये सर्कुलर है, ठीक है। एक तो ये भी रोटेट कर जाएगा, और इस चीज का जो मेन है ना, जो ये मेन कटिंग कर रहा है, वो इस पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, बार बार ऐसे चल रहा है, बार बार ऐसे। ये क्या काटेगा, रैक वाला कभी भी इंटरनल नहीं काट सकता, ये किसको काट सकता है, इंटरनल भी काट सकता है, ये एक्सटर्नल भी काटेगा और ये इंटरनल भी काट सकता है। इंटरनल में क्या है, बस ये चीज छोटी होगी, रैक वाला कभी भी ऐसे नहीं काट सकता, ऐसे कभी इंटरनल गियर कट ही नहीं सकते, सोचो जरा, कभी नहीं, इसमें कट है, इसमें इंटरनल गियर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है मेरा, गियर शेपिंग। गियर शेपिंग याद रखना, शेपिंग से इधर उधर मत जाना, गियर शेपिंग का मतलब क्या है, ये प्रोसेस, गियर शेपिंग का मतलब ये है यार, थोड़ा सा मैं खुद भी थक गया हूँ भाई, ठीक है। बट जल्दी थोड़ा सा और देख लेते हैं, गियर हो गई, अरे रुको, ठीक है, रुको सुनो, ये चीजें अभी जस्ट आप थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि मैं इसकी फिर वीडियो दिखा दूंगा, गियर शेपिंग की भी, गियर होबिंग की भी। होबिंग को और देख लो एक बार, होबिंग में क्या हुआ, ये चीज आपको ऐसे दिख रही है, तो इसमें जो टूल है ना, ये जो टूल है, ये वाला है टूल, ये टूल कैसे चल रहा है इसमें, ऐसे, इसमें कटिंग एजेस क्या है, ये वाली, ये क्या है इसकी कटिंग एजेस, ये टूल दिख रहा है ना, इस टूल की खुद की कटिंग एजेस क्या है, ये वाली वर्क पीस क्या है, ये इसको कट करेगा। बट इसमें क्या है, होबिंग में क्या होता है, होबिंग में होता है इस तरह का एक हेलिकल गियर्स निकल के आ रहे हैं, स्पर गियर निकल के आ रहे हैं, बट टूथ कैसा है, टूथ यहाँ पर सर्कुलर ऐसे नहीं भाग रहा, टूथ क्या कर रहा है, टूथ यहाँ पर रोटेट कर रहा है, टूथ यहाँ रोटेट करके उसे कटिंग कर रहा है ना, हाँ मिलिंग की तरह बोल सकते, ठीक है। ये गियर जो है, ये वाला जो है, ये आपको क्या कर रहा है, रोटेट करके कट कर रहा है, जबकि उसमें क्या था, उसमें था रेसिप्रोकेट करके ऐसे, ये शेपिंग था, ये गियर शेपिंग था, जबकि ये क्या है, गियर होबिंग, ठीक है। चलो यहाँ तक चलो, आज अभी फिलहाल के लिए मैं अभी रख रही हूँ, ठीक है। और